Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. 1 more minute to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट में करें. विक्रम, हर्ष, प्रशिल, तभी, शिवानी, अंकिता, मुक्ता, पुष्पेश, निशा, सचिन, अनंत, सजेस, मूव फॉरवर्ड. 4% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, ओपन शुगर. मोबाइल से देख लेंगे, इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है तुम पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बना के मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग देख रहे थे जीएसटी. मेक श्योर आपने कल का लेक्चर कंप्लीट किया हो, जहाँ पर हमने जीएसटी के इकोनॉमिक एंगल, कास्केडिंग इफेक्ट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये सब देखा था. जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखे थे. अभी आज जो है वो सिंपल सब जनरल नॉलेज है कि जीएसटी आने से कौन से यूनियन के स्टेट और स्टेट के टैक्स चले गए, कौन सी चीज पे कितना जीएसटी लगता है, जीएसटी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह. देखिए, जीएसटी आने पर केंद्र के कौन से करों को हटा दिया गया, सेंटर के कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अभी भी चालू हैं या बंद है. तो कस्टम ड्यूटी इज नॉट रिप्लेस्ड. कस्टम ड्यूटी चालू है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम ड्यूटी, तो वो लगती है. ऐसा नहीं कि जीएसटी आया तो कस्टम ड्यूटी बंद हो गया. तो जीएसटी आने पर भी कस्टम ड्यूटी इज कंटिन्यूड. इंपोर्टेड चीजों पे लगती है कस्टम ड्यूटी, यस, प्लस लगता है आईजीएसटी. मान लीजिए आप अमेरिका से कोई चीज मंगवाए महाराष्ट्र में, तो कस्टम ड्यूटी भी लगेगा और आईजीएसटी भी लगेगा. और आईजीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी. एसजीएसटी किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा, क्योंकि कस्टमर वहां पर बैठा है जिसने वो माल इंपोर्ट किया. तो इंपोर्ट्स आर सब्जेक्टेड टू कस्टम्स ड्यूटी प्लस जीएसटी. एक्सपोर्ट्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी. लेकिन कल हमने देखा था कि एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी और लगेगा जीएसटी जीरो. आपने तो बता क्यों रहे हो जीरो ही लगेगा, तो मत बोलो ना. तो इसलिए क्योंकि उसके चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट होता है. वो क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो जीरो क्यों होता है, ताकि पुराने स्टेज वाला एडजस्ट हो सके. तो एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, कस्टम्स ड्यूटी प्लस जीएसटी. पर जीएसटी एक्सपोर्ट पे कितना लगता है, जीरो. इसके अलावा इंपोर्ट पर यूनियन गवर्नमेंट और भी टैक्स लगाती है. स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब ऐसी ड्यूटी है या टैक्स है जो कि लोकल प्रोड्यूसर्स को सस्ते चीनी माल से, विदेशी माल से बचाने के लिए लगाए जाते हैं फॉरेन गुड्स पे. तो चाइना से कुछ माल आ रहा है, सरकार को बहुत सस्ता है, अपने लोकल प्रोड्यूसर कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे चाइनीज चीजों पर सरकार और टैक्स लगा देगी. ये सब एसएडी, सीवीडी का एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, ये क्या है, इनके बारे में हम लोग पिलर 3 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखेंगे. अभी के लिए बस इतना याद रखना कि ये भी चालू है, दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी. जीएसटी भी लगता है इंपोर्ट पे और ये सब चीजें भी लग सकती है. हालांकि जीएसटी इंपोर्ट पे जो लगेगा वो स्टेट को उसका आधा हिस्सा जाएगा वगैरह. ये सब जो टैक्स है ये केवल स्टेट्स, दिस टैक्सेस आर ओनली बिलोंगिंग टू, दिस टैक्सेस आर ओनली बिलोंगिंग टू यूनियन. एक जमाने में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता था, कि मान लीजिए गुजरात से नैनो कार बन के यूपी में सेल होने जाए और जीएसटी नहीं था, हम बात करें 1956 की, तो उस वक्त वन स्टेट टू अनदर स्टेट यानी इंट्रा स्टेट ट्रेड पर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, जिसका नाम था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता था. अब ये जो सीएसटी है वो असल में सरकार क्या करेगी, सोर्स स्टेट जहां से माल निकला है, मान लीजिए गुजरात से नैनो कार बन के यूपी में गई, तो गुजरात को सेंट्रल सेल टैक्स यूनियन गवर्नमेंट पूरा दे देती थी. हालांकि अब सेंट्रल सेल टैक्स नहीं, अब वो बंद हो गया. अब क्या लगता है, अब जीएसटी लगता है. और जीएसटी कैसा है कि यूनियन को मिलेगा और डेस्टिनेशन स्टेट जहां पर कस्टमर बैठा है, किधर यूपी, तो उसको मिलेगा. तो सेंट्रल सेल टैक्स हैज बीन रिमूव्ड आफ्टर जीएसटी. अब समझो जीएसटी 2017 में, तो उसके पहले मान लीजिए 1995 में कोई एमसीक्यू यूपीएससी ने पूछा हो सेंट्रल सेल टैक्स के बारे में, तो हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस चीज को भी इतने साल हो गए, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो सेंट्रल सेल टैक्स के कोई भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखे तो डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत पुरानी चीज होगी. तो वो क्या था, कैसे काम करता था, नॉट इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपकी सिस्टम क्या है, गुजरात से नैनो कार बन के यूपी में गई, तो यूनियन गवर्नमेंट मांगेगा आईजीएसटी कितना, 28. उसमें 14 यूनियन अपने पास रखेगा, बाकी 14 स्टेट को जाएगा. कौन से स्टेट को, यूपी को, क्योंकि कस्टमर वहां पर बैठा है. जीएसटी ऐसा टैक्स है जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. अब बात करते हैं अल्कोहल की. देखिए, अल्कोहल दो जात के होते हैं. एक होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, जैसे कफ सिरप, परफ्यूम, डिओ, हैंड सैनिटाइजर, ये सब में यूज होता है. तो जो पीने वाला नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन वाला, जो ये सब मेडिकल और कॉस्मेटिक यूज है उसके, उस पे जीएसटी लगेगा. तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दो कंपोनेंट होंगे. लेकिन जो पीने वाला दारू है, मतलब लीकर, तो लीकर पे कौन सा टैक्स लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि जो पीने का दारू है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. उस पे क्या लगेगा, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी दो, और जब वो बेचा जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का उस पे वैल्यू एडेड टैक्स लो. तो स्टेट गवर्नमेंट विल चार्ज एक्साइज एंड वैट ऑन द लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. यूनियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स, इस पे जीएसटी वगैरह का कोई सीन बनता नहीं है. अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि पीने के दारू पे आप टैक्स लगाओ, तो वो एक्साइज लगाए, वैट लगाए. एडिशनली वो सेस भी लगाते हैं. जैसे हरियाणा सरकार ने कोविड सेस लगाया, फिर कुछ राजस्थान सरकार ने काउ सेस लगाया पीने के दारू पे, तो ये कर सकते हैं. अब कुछ लोग कहेंगे देखो, सेस लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि फाइनेंस कमीशन को अवॉइड करने के लिए वो यूनियन करता था. पर आप जानते हैं स्टेट का पैसा तो स्टेट का ही है ना, उसमें फाइनेंस कमीशन का कोई सीन नहीं है. तो फिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट को सेस क्यों लेना है, जितना टैक्स लेना है खुद ही ले लो ना. माय ओपिनियन वो इसलिए लेते होंगे, पीआर एक्सरसाइज है. मतलब मीडिया को दिखाने के लिए, देखो हम कितने चिंतित हैं कोरोना के बारे में, हम कितने चिंतित हैं गौ माता के बारे में, इसलिए हम लोग टैक्स के अलावा और सेस ले रहे हैं. बाकी समझो स्टेट का सेस तो स्टेट का ही है, उसमें से ऐसा तो है नहीं कि यूनियन हिस्सा मांग लेता है इसलिए अलग करवाया था वगैरह. बट दे आर डूइंग इट फॉर मीडिया पर्पज इन माय ओपिनियन. तंबाकू का केस यूनिक है. उस पर 3-4 चीजें लगती हैं. एक तो जीएसटी लगेगा, और क्योंकि खराब चीज है इसलिए इस पर 28% हाईएस्ट स्लैब लगेगा. दूसरा, इस पर यूनियन गवर्नमेंट जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी लगाएगी. वो क्या है आगे हम ब्रेक के बाद देखेंगे. तीसरा, यूनियन गवर्नमेंट इस पे लगाएगी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी. वो डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से टैक्स लेती है. तो टोबैको प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू 3 थिंग्स, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस एंड थर्ड इज दिस डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्यूटी. और ये भी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पे यूनियन अलग से भी टैक्स मांग सकता है जीएसटी के अलावा भी. 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट का केस हम कल पढ़ चुके हैं. क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस. तो इस पे यूनियन का एक्साइज लगता है, स्टेट का वेट लगता है, जीएसटी भी नहीं लगता है. जिस दिन जीएसटी काउंसिल तय करेगी उस दिन से लगेगा. तो कुल मिलाकर यूनियन के कौन से टैक्स जीएसटी आने पर खत्म हो गए और कौन से चालू रह गए. तो रेड कलर में मैंने जो लिखे हैं वो सब ऐसे दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी. फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्ट टैक्स की बात करो, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो वो तो चालू है ना. डायरेक्ट टैक्स तो अलग चीज है, वो चालू है. ऐसा नहीं जीएसटी आया तो इनकम टैक्स लेना सरकार ने बंद कर दिया, तो ये चालू रहे. दूसरा, इंपोर्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी वो भी चालू है. 5 हाइड्रोकार्बन पे एक्साइज वो भी चालू है. तंबाकू का केस यूनिक है, उस पे जीएसटी भी लगेगा और यूनियन का ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ड्यूटी और वो सब भी लगेगा. पीने के दारू पे भी टैक्स अलग से चालू है. कौन से, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स चालू है. ऐसा नहीं कि जीएसटी आया तो वो सब बंद हो गया. तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि देवगन को जो भी पसंद है
उस पे जीएसटी के अलावा वाले टैक्स सब चालू है। देवन को इनकम टैक्स की रेट मानना पसंद है, इनकम टैक्स चालू है। उसको फॉरेन बाइक पसंद है, वो भी दो बाइक पे पैर के उसको फुल और कांटे करना पसंद है, तो वो भी चालू है। बाइक में पेट्रोल डलवाना है तो उस पे भी अलग टैक्स चालू है। जो बाकी केसरी करनी है, लेकिन उसका केस यूनिक है, वो थोड़ा यूनिक एक्सेप्शन याद रखना। और उसको पीने का भी शौक है, आप मेरे यहाँ मिले जो भी बाइक पर क्लब सोडा वगैरह, यार वो पीने का जो दारू है तो उस पे भी अलग टैक्स चालू है। तो व्हाटएवर देवन लाइक्स, उस पे जीएसटी के अलावा वाले टैक्स चालू है। अब ग्रीन कलर के टैक्स आप देखिए ऐसे हैं कि जो जीएसटी आया तब से ये टैक्स बंद हो गए। जैसे डिओड्रेंट, परफ्यूम, कफ सिरप, ये सब में जो अल्कोहल लगता था, इसमें पहले एक्साइज ड्यूटी वैट ये सब लगता होगा, अब वो बंद है। क्यों? क्योंकि अब उस पे लगता है जीएसटी। उसी तरह सेंट्रल सेल टैक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल जाता था उस पे सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, वो बंद हो गया, अब क्या लगता है? जीएसटी। कोचिंग वगैरह सर्विसेज में पहले सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अब सर्विस टैक्स बंद हो गया, अब क्या लगता है? जीएसटी। उसी तरह ये जो भी मोबाइल टीवी फ्रिज वगैरह बनता था तो यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी मांगती थी, तो वो बंद हो गया, अब क्या लगता है? जीएसटी। तो ये पैटर्न आपको याद रखनी है। यूपीएससी तो क्या आईएएस में तो पूछे मुझे चांस कम लगता है, लेकिन आईएएस के अलावा वाली जितनी एग्जाम है उनका भी दिल भरा नहीं है ये सब पूछने का, तो पूछते रहते हैं। आई गिव यू 40 सेकंड, पहले तो पैटर्न दिमाग में उतारो, नहीं उतरे तो कल सुबह लिख के 2 बार याद करो, तो कुछ दम है नहीं। आपके हैंडआउट में भी मैंने ग्राफिक्स बना के रखा है, तो नीड नॉट वरी, पर इसको आपको रखना पड़ेगा 2-3 बार, जो भी आपको जैसे याद रहे। मैं तो देवगन को याद करके कर लेता हूँ। अभी देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सीन क्या है, मैंने आपको बताया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एटीएफ, डीजल, पेट्रोल, इस पे क्या लगता है? एक्साइज और वैट, जीएसटी इस पे नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा वाले जो चीजें हैं जैसे केरोसिन, नैफ्था, एलपीजी, उस पे जीएसटी लगता है, उस पे एक्साइज वैट वाला नहीं लगता है। तो दिस इज द सीन। तो अब आप समझो कि कस्टम ड्यूटी क्या जीएसटी आने से बंद हो गई? नहीं, कस्टम ड्यूटी अलग से चालू है। क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बंद हो गई? तो मैंने स्टार लिखा है क्योंकि पेट्रोल डीजल पे तो चालू है, बाकी सब चीजें जैसे बिस्किट या टीवी फ्रिज पे तो बंद हो गया, तो इट इज सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। सर्विस टैक्स जो कोचिंग क्लास पे लगता था वो भी खत्म हो गया, यस। क्यों? अब उस पे लगता है जीएसटी। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब मैं क्या करूं? स्टार लिखूं फिर? क्योंकि टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम पे पेट्रोल डीजल पे तो एक्साइज लगता है, केरोसिन, नैफ्था, एलपीजी पे ये नया जीएसटी लगता है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑफ देम आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, जीएसटी आने से इसमें से कितने चले गए, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चली गई और सर्विस टैक्स चला गया। बाकी चीजें तो नहीं चली गई। कस्टम ड्यूटी नो, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो डिबेटेबल हो जाएगा, आधे पे लगता है, आधे पे नहीं लगता, केरोसिन, नैफ्था वगैरह पे। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा सीडीएस 2023 में, जो मेरे हिसाब से डिबेटेबल है, वो क्या पूछ रहे हैं आपको कि विच ऑफ देम आर नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। तो देखिए कस्टम ड्यूटी तो चालू है, ओके, नॉट सब्स्यूम्ड। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो वो तो मैं स्टार लिखूं क्योंकि उसमें बात ऐसी होगी कि हाँ भी है और नहीं भी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो अगेन मैं स्टार लिखूं क्योंकि पूरी तरह से हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। पेट्रोल डीजल पे एक्साइज लगता है, बाकी चीजों पे टीवी फ्रिज पे एक्साइज नहीं लगता है। सर्विस टैक्स ओके, इट इज सब्स्यूम्ड। तो मतलब कि खिचड़ी इसमें 2 ऑप्शन इधर, 2 ऑप्शन इधर, तो वी हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की। अब मैंने इसका चेक किया आज के लेक्चर आने से पहले भी, तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो सीडीएस 2 एग्जाम है 2023 की, उसका अभी तक आंसर की डाला नहीं वेबसाइट पे। सीडीएस 1 का डाला है। साल में सीडीएस परीक्षा 2 बार होती है, इसलिए 1 और 2 ऐसा 2 बार होता है। तो 2023 का 1 का डाला, 2 का नहीं डाला, और ये 2 के अंदर ऐसा प्रश्न है। 1 का जो डाला उसमें भी एक जगह उनका डबल रोल की टाइप का जवाब है। एक कुछ प्रश्न पूछा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब वो ऐसा था कि उसमें 2 जवाब बनते हैं, उनके ऑप्शन ही गलत थे। इन्होंने खुद ही बोला ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। भाई तो तुमसे प्रश्न ही नहीं बन रहे तो क्यों एग्जाम लेते हो? ना पीएच डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट ठीक से चेक होते हैं, ना एमसीक्यू ठीक से बनते हैं। मतलब दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो हम क्या करें जीवन में, और हम क्यों आए हैं इस जिंदगी में। यानी माय पॉइंट इज ये डिबेटेबल है, इसका जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तब हम इसको रिविजिट करेंगे। पर मेरे हिसाब से ये तो क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि 2 इधर 2 उधर है। दे आर नॉट फ्रेम्ड राइट। अब जो ये स्लाइड है ये रात को 2 बजे भी याद रहनी चाहिए कि कौन से टैक्स में सबसे ज्यादा इनकम सरकार को होती है। अलग अलग कई परीक्षा में बार-बार पूछ चुके हैं, अभी 2024 में भी सीएपीएफ से लेकर सब परीक्षा में पूछ चुके हैं। तो याद रखना है सबसे ज्यादा सरकार को इनकम होती है इनकम टैक्स से 11 लाख करोड़ के आसपास। दूसरे नंबर पर होगी जीएसटी से 10 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर कंपनियों पे लगने वाले कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स पे। चौथे नंबर पर पेट्रोल डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, उस पे जो भी करीब 3 लाख करोड़। तो अभी आप लॉजिक बिठाओ कि भाई मेन टैक्स तो आपने बता दिया, तब बचा क्या? कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स वो 5वें नंबर पे होगा, उस पे करीब 2 लाख करोड़ लगते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो सर्विस टैक्स है, जो एक जमाने में कोचिंग क्लास वगैरह पे लगता था, होटल पे लगता था, अब तो सर्विस टैक्स बंद हो गया है जीएसटी। लेकिन सरकार ने कहा उसमें भी हमको 100 करोड़ मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने समझो 2017 में जीएसटी आया, तो अगर 2016 में कोई कोचिंग वाले ने सर्विस टैक्स भरना था, नहीं भरा तो केस चल रहा होगा। अब इतने साल बाद उसका जजमेंट आएगा और हमारे हक में आएगा, ऐसा प्रोजेक्शन करके सरकार का ये मानना है कि 100 करोड़ हमको पुराने जो केसेस हैं जिसको हम लेगेसी केसेस, उसमें से 100 करोड़ की रिकवरी आ सकती है। तो दिस इज द सीक्वेंस। इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस। सर्विस टैक्स हालांकि बंद हो गया। अब इसमें देखो जीएसटी में यूनियन खुद से कुछ कर नहीं सकता बजट में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल अलग है, 1/3 2/3 वोटिंग पावर वगैरह। तो बजट जो आएगा केंद्र सरकार का, उसमें वो जीएसटी का सिर्फ प्रोजेक्शन लिखेंगे, उसमें बहुत बातें नहीं लिखेंगे कि ये चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल अलग से उसकी बैठती है। बाकी जो टैक्स है उसमें सरकार चेंज कर सकती है, जैसे हमने देखा था इनकम टैक्स के अंदर स्लैब कुछ चेंज किए। कॉर्पोरेशन टैक्स में आप याद करो फॉरेन कंपनियों पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स कम किया, वो सब वो कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटी में भी छोटे छोटे सुधार किए कि कैंसर की दवाइयों पे कम किया वगैरह वगैरह। अब आप क्या ठीक है हम ये 5 तो याद रख लेंगे। इससे पहले वाले साल में सीन अलग था, 2023 में कुछ सीन अलग था, जीएसटी फिर कॉर्पोरेशन टैक्स फिर इनकम टैक्स फिर एक्साइज फिर कस्टम। अभी हुआ ये जो सीएपीएफ 2024 की परीक्षा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शायद 2023 का रैंकिंग पूछा है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन से साल का रैंक पूछा है। 2024 का अलग है, हमने पिछली स्लाइड में देखा, अभी इनकम टैक्स नंबर 1 पे, पिछले साल 2023 में जीएसटी नंबर 1 पे था। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर एक्चुअली टिकिंग द आंसर, कौन से ईयर का पूछा है। हालांकि मैंने तो दोनों साल के आपके कलेक्शन हैंडआउट में दिए। अब आपने ये तो सब बराबर है, पर तुमने तो डायरेक्ट टैक्स में और भी सारे टैक्स पढ़ाए थे, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, गूगल टैक्स, ये सब तो तुमने रैंक बताया नहीं इनका कि कौन सा 5वां 6वां 7वां। तो इसका जवाब है कि मित्रों जो आर्टिकल 1110 के 112 के तहत जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है, उसमें सरकार खुद ही डिस्क्लोज नहीं करती। अब देखो ये मैंने उन्हीं का स्क्रीनशॉट लिया, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स ये सब लिखा है, ये टैक्स का नाम ही नहीं लिखा। आप तो फिर वो लेते नहीं होंगे, नहीं लेते तो हैं। वो बात कैसी है कि समझो ये सारे टैक्स ऐसे हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो टैक्स ऑन इंडिविजुअल बोल के उसका अलग लिख देंगे, कंपनी का अलग लिख देंगे। तो अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स के अंदर ही अलग अलग हेड्स में ये लिखते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बेसिकली दे आर नॉट रिवीलिंग द डेटा इन द बजट, तो हम ढूंढने नहीं जाते कि कितने करोड़ कमाए। तो हमने समझा कि यूनियन गवर्नमेंट के कौन से टैक्स आए और कौन से चले गए जीएसटी के कारण। अब उसी तरह से स्टेट का समझते हैं। तो स्टेट में भी वापस देवगन को याद करें। रेड कलर मतलब कंटिन्यू, अभी भी वो टैक्स चालू है जिन्हें जीएसटी आने से बंद नहीं हुए। तो देवगन को रेड करना पसंद है, रेड डायरेक्ट टैक्स की होती है। तो स्टेट के डायरेक्ट टैक्स वो अभी भी चालू, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम,
ये सारे टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है वो अभी भी चालू है, जीएसटी आने से वो बंद नहीं हुए। फिर उसको बाइक में पेट्रोल डलवाना है तो 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट पे वेट लगता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी चालू है, जीएसटी आने से बंद नहीं हुआ। देवन को पीना पसंद है तो लीकर पे टैक्स अलग से चालू है स्टेट के, एक्साइज वैट वगैरह, जीएसटी आने से वो बंद नहीं हुआ। फिर 2 यूनिक केस है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स मांगता है, ये भी चालू है, जीएसटी आने से बंद नहीं हुआ। जब गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी पे लगता है जीएसटी, जीएसटी के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट एक और टैक्स मांगती है जिसका नाम है रोड टैक्स, तो वो भी चालू है। फिर अब तो रेड कलर वाले हैं वो ऐसे कि दे आर स्टिल कंटिन्यूड, दे आर नॉट स्टॉप्ड, दे आर स्टिल कलेक्टेड। अब स्टेट के बाकी जो टैक्स है ग्रीन कलर में मैंने लिखे वो सब खत्म हो गए, उसकी जगह लगता है जीएसटी। फॉर एग्जांपल परचेज टैक्स लगता था व्हीकल बोट एनिमल पे, वो सब बंद, उसकी जगह क्या लगे जीएसटी। जो दीवारों पे होर्डिंग लगाए जाते हैं, बिल्डिंग पे होर्डिंग लगाए जाते हैं, उस पे स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट टैक्स मांगता है, वो बंद हो गया, क्या लगता है जीएसटी। एक जमाने में स्टेट गवर्नमेंट अलग से एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय लगाती थी कि मान लो कोई सिटी एरिया के अंदर बाहर से सामान आ रहा है तो उस पे एक और टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय, वो भी बंद हो गया, क्या लगता है जीएसटी। लॉटरी गैम्बलिंग पे पहले स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, वो बंद, अब क्या लगता है जीएसटी। और क्योंकि लॉटरी खराब चीज है इसलिए 28% जीएसटी। ये जो भी सिनेमा हॉल होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं, उन सब पे लगता था स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स, वो बंद, अब क्या लगता है जीएसटी। उसी तरह 5 स्टार होटल वगैरह पे लगता था लग्जरी टैक्स, विलासिता कर, वो भी बंद, अब क्या लगता है जीएसटी। और बाकी जितना भी ये टीवी फ्रिज मोबाइल बिस्किट था इस पे लगता था स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स, वो बंद, अब वो क्या लगता है। तो दिस इज द पैटर्न, इसको भी याद रखना है। आई गिव यू 40 सेकंड्स, दिमाग में उतार। कुछ दम नहीं है बट 3 to 4 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, तो फिर ये आसान है। ये भी आपके हैंडआउट में सब ग्राफिक्स बना के दिया है तो लोड लेने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको केस बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, उस पर सिर्फ स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। नीति आयोग ने हालांकि कहा कि देखो पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी ये सबके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन वो अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। तो यूनियन और स्टेट के कौन से टैक्स चालू हैं, कौन से बंद हो गए, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग चीजों पे कितना जीएसटी का रेट लगता है। देखिए कुछ, सबसे पहले बात करें सर्विसेज की। कुछ ऐसी सर्विसेज है जिस पर या तो जीरो या तो नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड, मतलब जीएसटी नहीं लगता है। आपस में ये तीनों टर्म का मतलब अलग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का सब है, वो क्या था कल रात हमने देखा था। अभी उसमें बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है, बस इतना याद रखना है कि ये जो सर्विसेज है इन पे जीएसटी वाला टैक्स नहीं लगता, या हम कहें कि जीरो लगता है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे उस पे जीएसटी नाम का टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी का फॉर्म भरो तो 100 रुपये मान लो एग्जाम फी ले, तो क्या फी के ऊपर जीएसटी लगता है, जवाब नहीं, क्यों, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप केंद्र सरकार में कोई आरटीआई की अर्जी करो उस पे मान लो 10 रुपये फी ले, तो क्या वो 10 रुपये के ऊपर जीएसटी लगता है, नहीं लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो नॉर्मल वो एनवलप और वो पोस्ट कार्ड बेचे उस पे जीएसटी नहीं है। प्रीमियम सर्विस जैसे कि स्पीड पोस्ट वगैरह पे जीएसटी लगता है। उसी तरह रेलवे की नॉर्मल टिकट पे जीएसटी नहीं है, पर प्रीमियम टिकट हो फर्स्ट क्लास एसी वगैरह उस पे जीएसटी लगता है। ईपीएफओ ईएसआईसी वगैरह जो सर्विसेज अपने सब्सक्राइबर को प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंशन की, हेल्थ इंश्योरेंस की, उस पे कोई जीएसटी नहीं है। कोई धार्मिक आप जो चीज करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज, दान समारोह किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक टॉयलेट, इन पे जो भी आप 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये भरा आपने, क्रीमेटोरियम स्मशान गृह में भरा, ब्यूरियल ग्राउंड उसकी कोई फी हो तो उन सब पे जीएसटी नहीं है। आरबीआई जो भी सर्विसेज अलग अलग बैंक एनबीएफसी को प्रोवाइड करता है, जैसे नेफ्ट आरटीजीएस और जो भी इक्यूबेर से और भी सर्विसेज प्रोवाइड करे, उस पे कोई जीएसटी नहीं है। उसी तरह सेबी वगैरह जो भी काम करे, वो मान लो किसी से कोई फीस ले, उस पे कोई जीएसटी नहीं है। हालांकि जब बैंक वाला आपको नेफ्ट की सर्विस प्रोवाइड करे तो वो सब सर्विसेज पे जीएसटी है, लेकिन आप याद करो नेफ्ट पे अब तो फी लगती है कितनी, जीरो। नेफ्ट आरटीजीएस पे जीरो फीस है, तो जीरो फीस पे सरकार बोले कि 18% जीएसटी है तो भी जीरो ही आना है, तो खत्म हो गया वो केस। मान लीजिए कोई बैंक एनबीएफसी कोई सरकारी योजना चला रही है, आपके बैंक एनबीएफसी सरकारी योजना कौन सी, भाई बहुत सारी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जितनी भी है उसमें मान लो आप जो फॉर्म भर रहे हैं, तो वैसे तो फॉर्म की कोई फी नहीं है, बट सपोज फी होती तो भी उस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये सब सरकारी योजनाओं के फॉर्म है और बैंक वाले उसको आपसे भरवा रहे हैं, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं है। देन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सर्विस है उस पे जीएसटी लगता है, करेक्ट। लेकिन बाकी जो एजुकेशनल सर्विस होती है, जैसे स्कूल या कॉलेज वाले आपसे फी ले रहे हैं, तो उस पे कोई जीएसटी नहीं है। स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर के कोई क्लब है उस पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड की नॉर्मल वाले हो। फिर आप समझो कोई बड़ा सा जिम क्लब हो जिसकी 25,000 फी हो तो उस पे जीएसटी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और भारत से बाहर आप कोई सर्विस को एक्सपोर्ट करोगे तो उस पे भी जीएसटी कितना, जीरो, हमने पढ़ा था कल, क्यों जीएसटी जीरो है, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट हो सके। तो दीज आर द सर्विसेज व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। कुल मिला के वो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स भी मैंने दिया हैंडआउट में, कुछ तो चीजें उस पे जीरो के, कौन सा, पब्लिक लाइब्रेरी, पोस्ट डिपार्टमेंट की नॉर्मल पोस्ट। फिर प्लम्बिंग वगैरह सर्विसेज पे 5% जीएसटी है, कुछ चीजों पे 12% है, कोचिंग क्लास पे 18% जीएसटी है, लॉटरी पे 28% जीएसटी है। और भी एग्जाम्पल है वो आप हैंडआउट में देखना। अब जो झगड़ा हुआ वो इस बात पे हुआ कि ऑनलाइन गेम्स पे क्या होना चाहिए, कितना जीएसटी होना चाहिए। देखिए जो भी गेम्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती है। जैसे आप ये जो भी स्नूकर या बिलियर्ड्स ऐसी कोई गेम खेले या चेस खेले, तो दीज आर नॉट गैम्बलिंग, दीज आर गेम ऑफ स्किल। आपके कौशल पे आपकी जीत का दारोमदार है। ऑन द अदर हैंड ये जो भी जैकपॉट, लॉटरी और बाकी जो भी जुआ खेला जाए वो सब क्या है, इट इज द गेम ऑफ लक। तो सरकार का क्या कहना है कि देखो ऑनलाइन गेम्स कोई भी हो, चाहे आप चेस खेलो कि लॉटरी या गैम्बलिंग कुछ करो, हम तो दोनों ही पर 28% जीएसटी लगाएंगे। जो ऐसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स चलाने वाले हैं सब बिजनेसमैन, उनका ये कहना है कि नहीं नहीं, ये जो पत्तों के अलग अलग गेम्स होते हैं, रमी, पोकर, ब्लैक जैक, फैंसी क्रिकेट, ये सब गैम्बलिंग नहीं है, तो गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आप इस पे आप ये मत कहो कि ये समाज के लिए खराब है, इस पे कम जीएसटी रखो 18%। पर यूनियन का मतलब जीएसटी काउंसिल का क्या कहना है, नहीं, कोई भी जात का ऑनलाइन गेम है हम उस पे लगाएंगे 28% जीएसटी। एक बात है। फिर ये दूसरा तर्क लेके एक्शनेबल क्लेम्स, समझते हैं एक्शनेबल क्लेम्स क्या है। बैंक ने आपको लोन दिया, क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस पॉलिसी, अनपेड इनवॉइसेस, आपने किसी को घर का दुकान का रेंट चुकाना है, तो इसमें समझो कोई आदमी आपसे पैसा लेगा या आप किसी से पैसा लेंगे, तो ये सब हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स पे क्या जीएसटी लगता है, जवाब है जीएसटी लगता है, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए लोन या क्रेडिट कार्ड, तो मैंने आपको अभी बताया वो एक्शनेबल क्लेम है। अब मान लीजिए आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिला 10 लाख का, तो इस पूरी 10 लाख पे जीएसटी नहीं है, लेकिन आप वो लोन में अप्लाई करते हैं, लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, हो सकता है उस वक्त बैंक आपसे एप्लीकेशन फी मांगे, या फॉर्म भरना है तो फॉर्म खरीदना पड़ेगा, उसके 500 रुपये मांगे, तो उस एप्लीकेशन फी पे जीएसटी है 18%। फिर अगर आपने ये अपना बैंक लोन नहीं चुकाया, क्रेडिट कार्ड की जो भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, तो उस पे लेट फी या पेनल्टी फी लग सकती है। यस, मान लीजिए 100 रुपये लेट फी लगे तो उस पे जीएसटी लग सकता है, हाँ 18% जीएसटी लग सकता है। तो समझो कुल मिला के आपके केस में ऐसा हो कि आपका लोन या क्रेडिट कार्ड की कुल जो वैल्यू है वो हो जाए जो भी 10,000 10,06,00,000 रुपये, 10,06,00,000 पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी सिर्फ ये 500 रुपये की फी और 100 रुपये की लेट फी पे ही है। तो एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं उसमें मतलब टर्म्स कंडीशन अलग हो सकते हैं। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे, तो फिर ऐसा हर एक का ब्रेकअप हमको समझाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी पे, पूरी पॉलिसी पे होता है या फी पे होता है, प्रीमियम पे, अनपेड इनवॉइस का क्या रहेगा, तो हम पीएचडी करने नहीं बैठेंगे। हमें एक लाइन में समझना था
क्या समझना था कि जो एक्शनेबल क्लेम है उस पे जीएसटी लगता है। हालांकि कैलकुलेशन फॉर्मेट में भी डिफरेंट देन यूजुअल थिंग्स, तो ये सब पे भी जीएसटी मतलब लग सकता है। अब ये जो लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वाले हैं वो सब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे कि देखो ये तो एक्शनेबल क्लेम कहाँ से हुआ, इसमें हर एक आदमी तो जीत नहीं सकता, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लग सकता वगैरह। तो जीएसटी काउंसिल ने कहा कि भाई जीएसटी तुम कह के लेंगे, तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं इधर। तो ये मैटर खत्म हो गया कि एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है, इट इज मटेरियल फॉर लॉटरी एंड ऑनलाइन गेमिंग एप्स, जब मार के तुमको जीएसटी देना ही पड़ेगा। फिर ये लोग नया लॉजिक लेके कोर्ट में गए और सब जगह आंदोलन करने लगे। देखिए ये जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग एप्स या गैमलिंग खेलते हैं उस पर आपने दाव लगाया बैट 80 रुपीज़ का, उस पर फिर जो मोबाइल ऐप वाला है वो अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज या प्लेटफॉर्म फीस लेगा, मान लीजिए 20 रुपीज़, तो कुल मिलाकर आपसे 100 रुपये भरवाए जाएंगे उस ऑनलाइन गेमिंग ऐप में। ओके, तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स वाले हैं ये दलील लेके आए कि देखिए आप सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पे जीएसटी लगाओ, ये जो बैट की रकम है उस पर जीएसटी मत लगाओ। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने कहा नहीं, जीएसटी तुम क्या के लेंगे, तुम्हारी कुछ सुनेंगे नहीं, पूरी जो रकम है, मतलब दाव लगा 80 रुपये का, प्लेटफॉर्म फी आपकी 20, तो 100 रुपये की जो पूरा दाव है उस पर हम जीएसटी लगाएं, और वो भी कितना हाईएस्ट 28%। फिर ये लोग और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे, तो इन्होंने और टाइट किया। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन, ये जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप या फैंसी या जो भी जुआ खेला आपने, 100 रुपये आपने दाव लगाया, इस पर 28% जीएसटी चलेगा। एक बात, इस पर इनकम टैक्स अभी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम नहीं हुई ना, ये तो अभी आप दाव लगा रहे हैं। फिर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जीत गए उस ऑनलाइन गैमलिंग में, तो जो जीती रकम है उस पर जीएसटी नहीं। उसका कारण क्या है कि आपने 100 रुपये लगाए, मैंने 100 रुपये लगाए, ऐसे 500 लोगों ने लगाए होंगे ना, उसमें सब लोग तो जीएसटी भर चुके हैं, तो अभी एक आदमी जीतेगा तो दोबारा जीएसटी सरकार नहीं मांगे क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी हमने वो उसमें पैसा भरते वक्त दे दिया सबने। लेकिन जो आदमी जीता 10,000 रुपये, उस पर सरकार इनकम टैक्स मांगेगी, और वो इनकम टैक्स ये आदमी नहीं भरे तो क्या करेंगे, तो सरकार टीडीएस कटवा देगी। ऑनलाइन गैमलिंग ऐप वाले को बोलेगी देखो इसको 10,000 देने से पहले इसमें 30% टीडीएस काट के हमको दो और इसका पैन कार्ड नंबर लिखवा के जाओ, फिर हम इस पर रेड करेंगे। तो ये काम हुआ, हालांकि बाद में एडजस्ट हुआ। मान लीजिए आपने पूरे साल में 7 लाख रुपए कमाए, तो हमने देखा था कि प्रैक्टिकली 0 रुपया इनकम टैक्स भरना है, तो इस केस में ये जो 10,000 रुपये आपका 30% टीडीएस के हिसाब से 3,000 कटे थे, सरकार रिफंड कर देगी, पर वो 1 साल बाद रिफंड करेगी, अभी तो समझो आपका पैसा कटेगा। और मान लीजिए ये जो जीत गया 10,000, वो वापस से वही पूरा दाव लगा दे कि नेक्स्ट साइकिल में मैं फिर से बैटिंग करता हूँ, इसका मैं फिर से इसका जुआ लगाता हूँ, मैं इसको विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर ना इस पे जीएसटी लगेगा ना इस पे इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि जीएसटी आप ऑलरेडी भर चुके हो, विड्रॉ आपने किया नहीं, विड्रॉ करोगे तब आपकी इनकम मानी जाएगी, तब आप पे इनकम टैक्स लगेगा। तो दिस इज द सीन विद द ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग एप्स। आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। ओके, तो हमने सर्विसेज पे लगने वाले जीएसटी की बात खत्म की, नाउ वी गो टू द गुड्स, वस्तुओं पे, फिजिकल चीजों पे क्या जीएसटी लगता है। ये क्या, ये खुले या छुट्टे गेहूं है जिस पे किसी ब्रांड का कोई कंपनी का नाम नहीं है, तो ऐसी जो लूज एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल, ये सब पे कोई जीएसटी नहीं। लेकिन अगर आपने इसको पैक कर दिया, इस पे लेबल चिपका दिया कि ये पतंजलि गेहूं है या पतंजलि गेहूं का आटा है, तो ऐसी पैक्ड एंड लेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे 5% जीएसटी लगता है। दूसरा एग्जांपल, ये दही है लेकिन ये खुला है, टूटा है, ये मतलब पैक आपने किया बराबर, पर इस पे किसी का स्टिकर नहीं, कोई ब्रांड नहीं कि अमूल है या क्या है, तो जो फ्रेशली चीज बनाई गई उस पर 0% जीएसटी। लेकिन आपने इसको पैक करके लेबल चिपका दिया कि अमूल का दही है, तो फिर इस पे लगेगा 5% जीएसटी। फिर बात आएगी गन्ने की, तो फ्रेश शुगर केन है तो 0 जीएसटी। अब शुगर मिल वाला उसको जो भी प्रोसेसिंग करके चीनी बनाएगा, अगर वो छुट्टी या खुली बेचता है लूज शुगर विदाउट एनी ब्रांड नेम या लेबल, तो 0 जीएसटी। लेकिन वो उस पर ब्रांड चिपका दे कि मधुर शुगर, तो फिर 5% जीएसटी। दूसरा, ये जो शुगर प्रोसेस आप करते हैं उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी निकल के आता है। अब ऐसा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल अगर कॉस्मेटिक में, हैंड सैनिटाइजर में यूज हुआ, तो याद करो उस केस में तो जीएसटी लगेगा, तो यूनियन और स्टेट दोनों थोड़ा टैक्स मांगेंगे, दैट इज वन थिंग। लेकिन उसमें से अगर पीने का दारू बनाया तो फिर यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग सकती, मैंने आपको बताया पीने का दारू उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज और वेट मांग सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का ये स्पेशल केस हमने देखा। आपने मकान किराए पे लिया तो रेंट है, उस पर जीएसटी चढ़ेगा, जवाब है डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल होम रहने का घर है तो उस पर जीएसटी, उसके किराए पे रेंट पे जीएसटी नहीं है। हॉस्टल या पीजी पेइंग गेस्ट में कोई रहते हैं तो पहले 12% था, फिर सरकार ने अभी चेंज किया कि भाई अगर 20,000 रुपये तक का भाड़ा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन कमर्शियल शॉप या दुकान या ऑफिस आपने रेंट पे लिया तो उस रेंट के ऊपर 18% जीएसटी चढ़ेगा। तो फ्रेश मिल्क, पास्चराइज मिल्क, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं है। लाइव एनिमल्स, उसको आपने बेचेंगे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन रेस के घोड़े पे जीएसटी लगेगा, रेस का घोड़ा बेचोगे तो पोल्ट्री पिग और बाकी सब चीज़ों में मतलब जीएसटी नहीं है। अनब्रांडेड एग्स, मीट, हनी, ये सब फ्रेश चीज़ें हैं, लेबल नहीं चिपका है तो जीएसटी नहीं है। उसी तरह फ्लावर, फूड, वेजिटेबल, अगर लेबल नहीं चिपका है तो जीएसटी नहीं है। ब्रेड पे भी जीएसटी नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में सर्व किया जाए तो फिर वो उसको जो भी उस पर जीएसटी है। एक फिल्म एक्टर है, वो एक बार गया तो 5 स्टार होटल में केला मंगवा के खाया, तो इन लोगों ने मतलब होटल वालों ने इस पे जीएसटी चढ़ाया, फिर इसने सोशल मीडिया में डाला तो रेड हो गई। रेड क्योंकि जीएसटी ऑफिसर्स ने, क्योंकि अभी तो हमने समझा ना भाई, जब तक आप स्टिकर नहीं चिपकाओगे, आप लेबल नहीं चिपकाओगे, तब तक वो फ्रेश प्रोडक्ट है तो उस पे जीएसटी नहीं है एग्रीकल्चर कमोडिटी पे। उसी तरह कुछ और चीजें जिस पे जीएसटी नहीं है, ह्यूमन ब्लड, मतलब जो ब्लड बैंक से आप खरीदते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव, सैनिटरी नैपकिंस, हियरिंग एड, एग्रीकल्चर के नॉर्मल जो टूल्स हाथ से यूज करते हैं इस पे जीएसटी नहीं। लेकिन अगर ट्रैक्टर वगैरह चीज होगी तो उस पे जीएसटी हो सकता है क्योंकि वो व्हीकल हो गया। प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह पे कोई जीएसटी नहीं है। एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पे कोई जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझो वो जीरो गिनेंगे ना तब जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा बिजनेसमैन का, जो हमने कल देखा था। न्यूज़पेपर का स्पेशल केस है जो इन्होंने एमसीक्यू में भी पूछा था, इसको हम समझते हैं। हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर है, अब उसमें कोई कोचिंग वाली कंपनी एडवर्टाइजमेंट खरीदेगी, बराबर, तो कोचिंग क्लास न्यूज़पेपर को मान लीजिए 1 लाख रुपए दे रहा है, उस पर सरकार जीएसटी मांगेगी 18%। ये एडवर्टाइजमेंट जो भी सर्विस है इस पर हम जीएसटी मांगते हैं। जब मैं और आप ये न्यूज़पेपर खरीदेंगे मान लीजिए 20 रुपए में, तो उस न्यूज़पेपर पे हमें कोई जीएसटी नहीं है, हमें सिर्फ 20 रुपए देने हैं, ऐसा नहीं उस पे और 5% जीएसटी, ऐसा कुछ नहीं। तो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट बुक कर रहा है, ही हैज टू पे जीएसटी, करेक्ट। बट व्हेन वी बाय द न्यूज़पेपर वी डोंट हैव टू पे जीएसटी, देयर इज नो जीएसटी ऑन न्यूज़पेपर व्हेन इट इज सोल्ड टू द रीडर्स। आई गिव 10 सेकंड, बाद में दम नहीं, पर इसको दिमाग में उतारो। कुछ लोग कहें तो इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाए, ये वो फला टिंका, भाई जो कंट्रोवर्सी पैदा ही नहीं हुई तो उसको हम दिमाग पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी जो वस्तुएं उस पे क्या जीएसटी लगता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स या अंबर टोपाज,
अनपॉलिश्ड या रफ डायमंड्स इन पे लगता है 0.25% जीएसटी। पॉलिश डायमंड है उस पे लगता है 1.5 का जीएसटी। और समझो इसमें भी आधा-आधा डिवाइड होगा यूनियन और स्टेट में। कि सपोज़ 0.25% जीएसटी है, तो 0.125 यूनियन को गया, 0.125 स्टेट को गया। कौन से स्टेट को गया? जहाँ पर कस्टमर बैठा था। उसी तरह 1.5 पॉलिश डायमंड पे लगा तो 0.75 यूनियन को, 0.25 स्टेट को। बाकी जो प्रेशियस है, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, उस पे 3% जीएसटी है, जिसमें आधा यूनियन का, आधा स्टेट का। अब कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है? 0.25% जीएसटी, 1%, 1.50% जीएसटी, कोई ढंग का होगा 28%, 18%। अब समझो 1 लाख का डायमंड है, इस पे अभी पॉलिश डायमंड है तो 1.50% जीएसटी, मतलब कितना 1500 जीएसटी बनना है। आप भरेंगे जब यहाँ इतना तो भर देंगे, कोई चिंता नहीं। अब आप सोचो कि अगर सरकार ये कहे कि देखो ये 1 लाख का डायमंड है, इस पे हम 28% जीएसटी मांगेंगे, तो मतलब जीएसटी कितना चलेगा? 28,000 रुपीज़। तो अब क्या आप भरोगे? आप कहेंगे नहीं मैं तो ट्राई करूँगा, कैश में पे करता हूँ, बिल नहीं लेना है मुझे, 28,000 तो बड़ी रकम है, उसमें तो कोई दूसरा एक अच्छा मोबाइल भी मैं ले लेता। व्हाई शुड आई पे 1,28,000 रुपीज़? तो अब क्या होगा कि ट्रांजैक्शन विदाउट बिल्स। आप कहने पर शॉपकीपर तो इंसिस्ट करेगा ना, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। भाई कस्टमर खरीदने से ही मना कर दे तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का चार्ज डालेगा क्या? मिलेगा ही नहीं ना उसको। तो कस्टमर का मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे बिल ही नहीं चाहिए और तुमको बेचना है तो बेचो मुझे, आई डोंट वांट टू पे द जीएसटी। तो शॉपकीपर क्या है? हाँ मालिक आप ही भगवान है। तो यहाँ पर आप समझो क्या होगा, बहुत सारा टैक्स इवेजन होगा, बहुत सारा स्मगलिंग होगा, क्योंकि डायमंड तो छोटी सी चीज़ है, इसको आप छुपा सकते हैं, स्मगल कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार इस पे समझो बहुत कम टैक्स लगाती है, इस पे ज़्यादा टैक्स इसलिए नहीं लगाया। आप कहे तो फिर तो गाड़ियों पे तो 28% जीएसटी ना। अब ये भी तो समझो गाड़ी जेब में छुपा के आप स्मगल तो नहीं कर सकते ना, उसका तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर प्लेट होगा, चेसिस नंबर होगा। आप जितनी जगह भरेंगे फास्टैग वगैरह से उसका टैगिंग होगा तो चेक करेगा कोई ना कोई, तो उसमें आप जीएसटी इवेट नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर सरकार मुँह फाड़ के मारती है कि 28% जीएसटी दो अभी। तो देयरफॉर देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड व्हाई सम थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू एक्स वाई जेड। उसमें हमको जानने की जरूरत नहीं, वो उनका काम है। अब एक प्रश्न पूछा गया एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये लेटेस्ट सीरीज 2024 में पूछा। देखिए स्लैब हमने कैसे पढ़े, 0.25 था, 1.50 था, 3 था, तो 1% जीएसटी वाला तो कोई स्लैब हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। तो इन्होंने क्या पूछा कि प्रेशियस, मतलब यू हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग आउट ऑफ द गिवन कौन सा है कि प्रेशियस मेटल पे 1% जीएसटी, वो गलत है, उस पे कितना 3% लगता है। अनपॉलिश डायमंड उस पे 0.25 लगता है, करेक्ट, हमने आगे स्लाइड में देखा। ये भी देखा ना भाई, 0.25 अनवर्थ यार ऑफ डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर वगैरह पे 3% जीएसटी। तो वी हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डी तो करेक्ट है, सी रॉन्ग है, वी हैव टू फाइंड रॉन्ग। अब पहला और दूसरा ऑप्शन देखो कि अमेंडमेंट 115 टू कॉन्स्टिट्यूशन केप्ट अल्कोहल आउटसाइड, 112 केप्ट अल्कोहल ओनली आउटसाइड। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या तुमने तो कुछ 101st अमेंडमेंट पढ़ा थे, 115 122 नंबर कहां से आ गए, कुछ सेट नहीं हो रहा है। भाई ये फाइनल है कि नहीं, ये बिल के नंबर है। समझो जीएसटी आया मोदी सरकार के राज में, पर कोशिश कांग्रेस के जमाने से चल रही थी। तो उन्होंने अपने जमाने में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स डाले होंगे, ये 115वें नंबर का, ये वाले नंबर का, मोदी सरकार आई उन्होंने भी कुछ बिल्स डाले होंगे, फिर जो फाइनल बना उसको हम अलग नंबर देते हैं। तो बिल के नंबर अलग होते हैं, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बना उसका नंबर अलग होता है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये वाले जो बिल आए होंगे उनके जमाने में वहां पर ये सब था। एंड वी हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट, देयरफॉर द आंसर इज सी, कि प्रेशियस मेटल पे 1% नहीं, उस पे 3% जीएसटी लगता है। और ये कब पूछा? 2024 में। कितने साल बाद पूछा? 2017 में जीएसटी आया, तब गिन लेना जो भी। तो असल में यूपीएससी का ये एक तमाचा है उन सब दिल्ली कोचिंग माफिया और यूट्यूब के गेस्ट मास्टर्स और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों के गाल पे, कि जो पीआर टूलकिट से नैरेटिव चलाते हैं सोशल मीडिया में कि यूपीएससी टेस्टिंग आई क्यों नहीं की, और जीएसटी का जनरल नॉलेज काम का नहीं, ये तो पूछ लिया ना 2017 में, तो अब क्या है? ये तो स्टैम्प पेपर लिख के दिया तुमको कि नहीं पूछेंगे दोबारा। दीज आर सिंपल थिंग्स। समझो जो 3 बार फेल हो चुका है और फिर ये दूसरी परीक्षा दे रहा है, तो उसके तो जान पे बनी है, तो वो तो सब रट के जाएगा, आप रट के नहीं जाएगा, आपका नुकसान है। एनीवेज, तो अब हम बात करें जीएसटी ऑन गुड्स, वस्तुओं के ऊपर। तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल सब अनब्रांडेड स्टिकर बिना लगाए आप बेच रहे हैं, 0% है। कुछ दवाइयां हैं उस पे 5%, जैसे कोरोना वैक्सीन पे 5% जीएसटी, कुछ चीज़ों पे 12% है। फिर गुड्स में जैसे बिस्किट है उस पे 18% जीएसटी है, सर्विसेज में कोचिंग सर्विस है उस पे 18% जीएसटी। लॉटरी वो आप समझो कि सर्विस मान लें हम, तो 28% है, ऑनलाइन गेमिंग उस पे 28% है। जो फिजिकल गुड्स है जैसे कार्स, टोबैको प्रोडक्ट, इन पर कितना है? 28% जीएसटी। आपके तुमने जो स्लैब दिखा है वो क्या? 0, 5, 12, 18, 28। तुमने छोटे-छोटे स्लैब की तो बात यहाँ करी नहीं, जो 0.25 का था, 1.5 का, 3 उसका क्या हिसाब है? दे आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन उसका ढिंढोरा पीट के सरकार हर बार बोलती नहीं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो जीएसटी का काम देखता है, वो जितने भी पोस्टर, पैम्फलेट, पीआर पब्लिसिटी, एफएक्यू सब अपलोड करता है, उसके अंदर वो क्या बात करता है? ये सब है, पर मेन स्लैब अपने ये है, कौन से? 0, 5, 12, 18, 28। तो वो डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या, उस हिसाब से आपको टिक करना है। जनरल सेंस में तो ये करेक्ट है कि 5, 12, 18, 28 ही स्लैब है। स्पेशल केसेस भी हैं जैसे मेटल और डायमंड का, वो तो डिपेंड करता है, पूछा तो आपको करना है, वरना उस पे दिमाग नहीं खर्च करना है। अभी ब्रेक के बाद हम कुछ मिसेलेनियस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह समझेंगे, एक एक दो लाइन के मुद्दे हैं। ब्रेक में आप, एक क्वेश्चन है क्योंकि वो डिबेटेबल था, तो मैं आपको सीधा जवाब ही बताता हूँ, आप आराम से इसको ऑब्जर्व करना, फिर मैं आपको बताऊँ इसमें लोग क्या गड़बड़ करते हैं। जवाब तो मैंने बना के रख दिया है, तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। उन्होंने ऐसा पूछा था कि कौन सी चीज़ पे जीएसटी नहीं लगता है? थ्री मोर मिनट्स।
देखिए, तो ये 2018 में प्रश्न पूछा था कि जीएसटी में से किस पे नहीं लगता है। मैंने आपको बताया जो लूज या अनब्रांडेड माल बेचा जाए उस पे जीएसटी नहीं, आप स्टिकर चिपकाओगे पतंजलि का तो उस पे 5% जीएसटी चढ़े। टुट्टा दही बेचा तो कोई जीएसटी नहीं, उस पे अमूल का लेबल चिपका तो 5% जीएसटी। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में जो एड्स बुक होते हैं तो वो कोचिंग वाले ने न्यूज़पेपर को जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन हम जब न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो हमें कोई जीएसटी भरना नहीं है, हमें सिर्फ प्राइस पे करना है ₹20। तो न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल, तो जो रीडर है उसको तो जीएसटी नहीं है ना, तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो वो पूछ रहा है कि कौन-कौन सी चीज़, तो 4 तो करेक्ट है। तो उस हिसाब से ए और बी चला गया। जवाब हो सकता है सी नहीं तो डी। अब जो बाकी है उसमें डिबेट बहुत चली थी। देखिए, सेकंड या थर्ड पे हम फोकस करें, फिश प्रोसेस्ड एंड कैन्ड। तो हम ऐसा विजुअलाइज़ करें कि उसको डब्बे में भरा, उस पे स्टिकर चिपकाया होगा। तो प्री पैक्ड लेबल हो गया तो इस पे 5% होगा। तो यानी कि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी लगता होगा। तो मतलब यहाँ पर आप जीएसटी लगता होगा, आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी नहीं लगेगा। तो अकॉर्डिंगली बी विल बी गॉन। फिर सीरियल ग्रेन्स हल्ड, मतलब छिलका उतारा हुआ अनाज, तो हम ये मान के चले कि उस पे अभी लेबल नहीं चिपका पतंजलि का, तो एग्जेम्प्टेड है। चिकन एग्स कुक्ड, अगेन हम ऐसा विजुअलाइज़ करें लेबल नहीं लगाया तो उस पे जीएसटी नहीं है। तो ये करके ऑफिशियल आंसर की क्या कहते हैं 1, 2 एंड 4। कोचिंग वालों की और विद्यार्थियों की डिबेट क्या चलती थी कि उनका ये कहना था कि सेकंड ऑप्शन जो है कि चिकन एग्स कुक्ड, पर वो अगर 5 स्टार होटल में अगर कुक किए होंगे तो उसपे तो वो तो बिल के ऊपर चढ़ाएगा जीएसटी, ये बोल के कि हमने डिश बनाई है और वगैरह-वगैरह, ये तो फ्रेश वाले नहीं है एक्स वाई जेड। पर खैर यूपीएससी अपने इंटरप्रिटेशन से चली, तो उन्होंने बोला जवाब है सी। टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसका सीधा कोई जवाब आप अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की वेबसाइट पे जाओ तो जिन चीज़ों पे जीएसटी लगता है उसकी तो लिस्ट वो पूरी देगा। जिन पे नहीं लगता वो सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की उसका नाम ही आपको नहीं मिलेगा, आप उसको नेगेट कैसे करें? तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। थैंकफुली अब वो ऐसे सवाल नहीं पूछता, अब आसान कर दिया उसने कि अभी देखो 2024 में सीवीएस में पूछा वो क्वेश्चन डिबेटेबल है ही नहीं। लेट मी गो बैक। अब तो सीधा प्रश्न है कि 1% जीएसटी तो गलत है क्योंकि वो उस पे कितना 3% लगता था कुछ। तो नाउ दे हैव आल्सो स्मार्टन अप देयर एक्ट आफ्टर सच डिबेट्स। अब दूसरे प्रश्नों में डिबेटेबल करते हैं। क्लियर? तो हमने समझा जीएसटी कौन-कौन से टैक्स उसमें रिप्लेस हो गए, कौन-कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या रेंज में जीएसटी लगते हैं वो हमने देखे। इसके बाद के कुछ मुद्दे हैं, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या है, अलग-अलग मिसेलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये समझो आधे पौने घंटे का काम है, कुछ दम है नहीं। बट ये सारे एक-एक लाइन के मुद्दे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए वोटिंग लाइन में कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें। विजेंदर, सरगम, मयंक, रुखसार, ऋतिक, जूही, साक्षी, कुसुम एंड अदर्स आंसर यस वी मूव फॉरवर्ड। नाउ मेनी टर्म्स बट ओनली 1 और 2 लाइन्स, तो बहुत दिमाग खर्च नहीं करना है। देखिए जो जीएसटी भरना है वो कब भरना है? आपने तो जब भी माल खरीदा आपने प्राइस पर जीएसटी देना है, अपने शॉपकीपर ने सरकार में कब जमा करना है? जो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लिया कोई 4 करोड़ कमा रहा है, तो वो होगा जीएसटी की रेगुलर स्कीम है, तो उसने हर महीने जीएसटी भरना पड़ेगा पिछले महीने का। तो सपोज जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट लास्ट मंथ उसने जो भी जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया तो ये महीने की जो भी 20 तारीख तक में सरकार में जमा करे। अब जो कोई स्मॉल ट्रेडर है, मान लीजिए जो 41 लाख रुपीज़ ही कमा रहा है, तो सरकार उसको छूट देगी कि तुम चिंता मत करो, तुम 3-3 महीने में जमा करना एक साथ में। तो ऐसी भी स्कीम होती है जिसको हम कहते हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, वो स्मॉल ट्रेडर के लिए होती है। ताकि क्या उसको कैश फ्लो मैनेजमेंट में और सब दुकान का रेंट चलाना है और स्टाफ को सैलरी देनी है, वो सब में दिक्कत नहीं आए। तो जीएसटी की 2 स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी के लिए 3-3 महीने पे भरे, बड़े व्यापारी ने 1-1 महीने में भरना है। तो कंपोजिशन स्कीम का लॉजिक क्या क्यों है? टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल ट्रेडर्स। ऑपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं कि स्मॉल ट्रेडर को बहुत नुकसान होता है वगैरह, तो इसके काउंटर में सरकार ने ये सब छूट दी है, 3-3 महीने पे भरे। नॉर्मली समझो आपने मोबाइल खरीदा 10,000 का और उस पे 18% जीएसटी दिया सेलर को। सेलर ने वो जीएसटी सरकार में जमा करना है। ये तो नॉर्मल बात है। क्योंकि सेलर रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल पे, मैं और आप जो आम जनता वो तो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर होगी नहीं। बट इन सम केसेस जो बायर है उसने सरकार में जीएसटी जमा करना पड़े। ऐसा स्पेशल केस कब होगा? मैंने आपको बताया रेस का घोड़ा खरीदोगे उस पे जीएसटी लगता है। तो मान लीजिए कोई एक रेस क्लब का मालिक है, वो किसी किसान से रेस का घोड़ा खरीदता है। तो अब इस केस में क्या होगा, किसान जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होगा भले वो सेलर है। क्योंकि साल में वो तो एक बार 5 लाख का घोड़ा बेचा होगा ना। जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर करने का भी रूल्स होता है कि 40 लाख कमाता है वो आदमी करे। तो इस केस में फार्मर जो कि सेलर है, वो सरकार में जीएसटी डिपॉजिट नहीं करेगा। पर जो बायर है, ही विल डिपॉजिट द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ऐसे स्पेशल केस बनते हैं। तो जो स्पेशल केस है इनको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि जहां सेलर ने बायर ने सरकार में जीएसटी जमा करना है। आपका ये तो फिर डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, वो सब में मत जाओ, वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की वेबसाइट पे भरते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ही फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। तो कंपोजिशन स्कीम देखिए स्मॉल ट्रेडर के लिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब एक्सेप्शनल केस पे बायर ने सरकार में जीएसटी जमा करना पड़ेगा क्योंकि फार्मर रजिस्टर नहीं था। अब आएगा ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। देखिए जब भी 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा का माल आप ट्रक में भर के जा रहे हैं, तो आपने उसके साथ एक ई वे बिल लेके जाना पड़े। आपने मतलब जो ट्रक का ड्राइवर है या कुरियर कंपनी वाला है कि हमारे ट्रक में जो माल सामान है उसकी ये वैल्यू है, इस पे इतना जीएसटी लगता है, नहीं लगता है, दे हैव टू डिक्लेयर। अब ये जो बिल होता है इसको हम कहते हैं ई वे बिल। ये उन्होंने जीएसटी की वेबसाइट पे जाके जनरेट करना होता है। इससे फायदा क्या है, जब वो चेकिंग नाके पे पुलिस वाला या जीएसटी के ऑफिसर उसको धरें तो वो दिखा सके कि ये केस है। बाद में क्या होगा कि मान लीजिए 100 ट्रक जा रहे हैं तो 100 ट्रक का चेकिंग नहीं होगा, उसमें रैंडमली कुछ ट्रक का इंस्पेक्शन करेंगे कि ई वे बिल में क्या डिक्लेयर किया है और अंदर सामान क्या रखा है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्गो। क्योंकि हर ट्रक को चेक नहीं करेंगे, रैंडमली कुछ ट्रक को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो देन एवरी ट्रक विल नॉट बी चेक, रैंडम चेकिंग, तो स्कोप फॉर ब्राइबरी, डिले, रेटिज्म, हैरेसमेंट वो थोड़ा कम होता है। तो अभी सिचुएशन क्या है कि आपने माल खरीदा है, उसका बिल या इनवॉइस होगा, उसमें कस्टमर का नाम, क्या वस्तु है, कितना जीएसटी है वो लिखा होगा। और अगर जो कार्गो कंपनी है, फेडेक्स या कोई जो 50,000 का सामान ट्रक में भर के जा रहा है, तो उसने एक और बिल लेके घूमना पड़ेगा, ई वे बिल। तो 2 बिल्स विल बी देयर, एक तो नॉर्मल बिल और दूसरा ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल। तो सरकार क्या बोले कि इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कर देते हैं ना, ई इनवॉइस, कि उसमें दोनों चीज हो, बिल का भी सब लिखा हो और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कार्गो के साथ जुड़ा हुआ भी सब लिखा हो। इसको हम कहेंगे ई इनवॉइस। ये भी पुराना टॉपिक है, अपन अभी क्या स्टेज वाइज तरीके से इसको लागू करें कि जो 200 करोड़ की कंपनियां हैं वो पहले इंप्लीमेंट करें, फिर छोटी कंपनी इंप्लीमेंट करें, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मामला क्या हमने देख लिया। तो कंपोजिशन 3-3 महीने में ट्रेडर भरे, रिवर्स चार्ज कुछ केस में बायर ने जमा करना जीएसटी, ई वे बिल, ई इनवॉइस वो बेचने की बात है। अब मुद्दा आएगा कॉम्पेंसेशन, मुआवजा दो। स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि भाई जीएसटी आने से हमारा लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है समझते हैं। जीएसटी की डेफिनेशन मींस के लिए याद रखिए, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। खरीदी करोगे लगेगा बराबर, इनडायरेक्ट टैक्स आपने दुकानदार को दिया, सरकार में इनडायरेक्ट है बराबर। डेस्टिनेशन बेस्ड है, गुजरात में बनी कार यूपी में बिकेगी तो गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा, यूपी को टैक्स मिलेगा। तो गुजरात का हमारा लॉस है, वो ऐसे कि गुजरात से अगर कार यूपी में बेची जाएगी, मान लो वो 1 लाख की है, तो इस पे तो 28,000 इनकम हो गई यूपी स्टेट की। हो सकता है यूपी में बनी कोई बाइसिकल गुजरात में बेची जाए, वरना बाइसिकल होगी 6,000 रुपए की, उस पे लगता मान लो 12% जीएसटी, तो वो तो छोटी रकम है ना। तो गुजरात को मिलेगा बाइसिकल का जीएसटी जो मेड इन यूपी बाइसिकल है। बट देन गुजरात गवर्नमेंट विल से नहीं हमारा लॉस है क्योंकि आपको ज़्यादा मिला, हमको कम मिला। तो जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वो सबकी ये शिकायत रहती है, चाहे हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, कि हमारा लॉस है, यहाँ पर हमको कमाई नहीं है।
ये उनकी कंप्लेन है, तो इसलिए वो कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा मांगते हैं केंद्र सरकार से। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े टैक्स कौन से हैं? कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स, जनता की इनकम पर इनकम टैक्स। तो क्या वो एबॉलिश हो गए? नहीं, वो तो अभी भी चालू है, जीएसटी भी चालू है। मतलब केंद्र सरकार के तो 3 हाथ गिने हैं, इनकम टैक्स भी लो, कॉर्पोरेशन टैक्स भी लो, जीएसटी भी लो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कंप्लेन क्या है कि देखिए हमारे लिए तो इनकम का सबसे बड़ा साधन था वैल्यू एडेड टैक्स, जो ये टीवी पे मोबाइल पे लगता था, आपने इसको बंद करा दिया है। आप इसकी जगह बोलते हो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी तो आधा है। तो अगर मोबाइल पे 18% जीएसटी है तो वो स्टेट का पूरा नहीं, उसमें 9 यूनियन का है, 9 स्टेट का है। ये दूसरा कारण है जिसके चलते स्टेट कहते हैं हमारा लॉस हो रहा है कंपेयर टू वैट सिस्टम एंड द प्रीवियस सिस्टम। तो यूनियन ने कहा ठीक है, हम आपके लॉस के लिए आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। अब ये समझते हैं। सबसे पहले एक सीरीज बनानी है कि 2015 में जीएसटी नहीं था, तब मान लीजिए यूपी स्टेट को 100 रुपीज इनकम होती थी वैल्यू एडेड टैक्स वैट में, क्योंकि तब टीवी फ्री चॉकलेट जो भी बिकता है उस पे वैट लगता था। अब सरकार ने ये कहा, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि देखिए हम ये कल्पना करते हैं, लेट अस इमेजिन कि आपको हर साल पहले से ज्यादा वैट में इनकम होनी थी। एवरी ईयर सपोज देयर वाज 14% एनुअल ग्रोथ इन योर वैट इनकम। इसका मतलब कि 2015 में आप 100 रुपए वैट कमाते, 2016 में 114, फिर उस पे 14%, 130, उस पे 14, 148, 169, ऐसा चलते रहता। हम ये कल्पना करते हैं। अब अगर जीएसटी आने से आपको ये सीरीज के मुकाबले कम इनकम होती है तो आपका लॉस है, और उस लॉस को यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को पैसा देगा। तो मान लीजिए, देखिए जीएसटी था 2017 से, सीरीज 2 साल पहले से वो बना के वो रिदम बना रहे थे, तो 2017 में आया जीएसटी। तो अपनी कल्पना के हिसाब से अगर वैट होता तो वैट में यूपी कमा लेता कितना, 130। लेकिन वैट तो है नहीं, अब तो है जीएसटी, तो जीएसटी में मान लीजिए वो कमा रहे सिर्फ 110। तो दोनों का डिफरेंस है, वो इसका लॉस है कितना, 20 रुपए का। तो यूपी गवर्नमेंट कहेगा देखो वैट की जगह जीएसटी लगता है तो हमको 20 रुपीज की इनकम कम हो गई, हमारा लॉस है। तो यूनियन गवर्नमेंट यूपी स्टेट को इतना कॉम्पेंसेशन देगा, इसको हम कहते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन की फिलोसॉफी क्या है? वैट में हम 14% ग्रोथ एज्यूम करते हैं, उस सीरीज से अगर कम पैसा जीएसटी में आता है तो स्टेट का लॉस है, उतना लॉस केंद्र सरकार उसको देगी। अब ये इनफाइनाइट नहीं था, अनंत काल के लिए नहीं था, ये बोला कि 5 साल के लिए, 2017 से लेकर 5 साल, जो 2022 तक हम करेंगे। तो 2015 को बेजियर माना है, उसके कंपैरिजन में 14% ग्रोथ अजम्पशन के साथ अगर जीएसटी में कम पैसा आएगा तो स्टेट विल गेट कॉम्पेंसेशन। और ये स्कीम पहले 5 साल के लिए ही है, 2017 से, मतलब समझो कि वो 2022 तक में खत्म होनी थी। लेकिन फिर आया कोरोना, तो स्टेट वाले कहते हैं मतलब बहुत लॉस है, बहुत लॉस है। तो अब केंद्र सरकार ने कहा ठीक है मौज करो, 2026 तक इसको चालू रखा है, 2026 तक कॉम्पेंसेशन मिलता रहे। और 1-2 दिन पहले द हिंदू में ऐसा आया कि 2026 के बाद भी कॉम्पेंसेशन चालू ही रहेगा। इसका मतलब कि आपके ऊपर जीएसटी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि आप समझो यूनियन गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं दे रही है, ये सब आपके ऊपर सेस चढ़ता है। स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, मैंने आपको बताया, पर इसका पैसा किधर से आया? तो पार्लियामेंट ने जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का कानून बनाया है। उसमें ऐसा है कि पान मसाले के ऊपर 60%, टोबैको प्रोडक्ट पे कुछ, फिर ये कैफिनेटेड बेवरेजेस मतलब रेड बुल और ऐसे जो सब पेप्सी के ऊपर की चीजें होती हैं, पेप्सी कोला पे भी लगता है 12% सेस लगेगा, कोल लिग्नाइट पे भी 400 रुपए पर टन सेस लगेगा, मोटर व्हीकल वगैरह पे 30% टू 22% सेस लगेगा। तो इन सब पे मतलब जीएसटी तो है, उसके ऊपर सेस एक्स्ट्रा है। तो ये सब जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस यूनियन गवर्नमेंट कस्टमर से कलेक्ट करेगी, और उनमें से ये स्टेट को कॉम्पेंसेशन यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? 2026 तक। और न्यूज़पेपर की माने तो उसके बाद भी चालू ही रखेंगे ये लोग। अब ये तो मैटर ओके सेटल, ये चलते रहेगा कॉम्पेंसेशन। कोरोना में यूनियन और स्टेट की लड़ाई हो गई। स्टेट्स का ये कहना है कि हमारा बहुत लॉस है, हमको बहुत पैसा चाहिए, और यूनियन का कहना है नहीं, कोरोना में तो हमारा भी लॉस है, तो हम बहुत पैसा नहीं देंगे। अब जो पूरा मुद्दा है, इट इज नाउ आउटडेटेड, बिकॉज कोरोना को भी काफी साल हो गए। तो उसमें 2 फॉर्मूला थी, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, उसमें हम थीसिस नहीं लिखेंगे, पर उसका जिस्ट समझ लेते हैं। आपके हैंडआउट में माइंड मैप्स ग्राफिक्स सब दिए हैं, इट विल मेक सेंस टू यू, अभी 5 मिनट आप सुन लेंगे, फिर आपको पता चलेगा क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, हमने क्या अज्यूम किया कि हर साल स्टेट को पहले से 14% ज्यादा वैट में इनकम होनी थी, और उसके मुकाबले जीएसटी में थोड़ा 10-20 रुपए कम आएंगे, तो यूनियन ने बोला हम देते रहेंगे। लेकिन फिर 2020 में सोचो क्या होगा कि 10-12 रुपए का नहीं, जीएसटी तो बहुत कम आएगा क्योंकि सब लॉकडाउन था। तो सीरीज के हिसाब से आप सोचो, तो वो तो ये कहेगा वैट में 193 आने थे, और असल में तो 10 रुपए मुश्किल से जीएसटी में आया, तो ये तो सब बोले हमको 100 रुपए का लॉस है, 100 रुपए कॉम्पेंसेशन दो। तो इसलिए झगड़ा हो गया, क्योंकि स्टेट्स ने कहा मिलकर हमको 2.35 लाख करोड़ रुपीस का कॉम्पेंसेशन दो, और यूनियन ने कहा इतनी हमारी औकात नहीं है, 97,000 करोड़ ले दे के आप कर लो, क्योंकि कोरोना तो इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, इट इज अ फोर्स मेजर। वो फ्रेंच कानून का सिद्धांत याद करो, शेयर मार्केट में समझा था कि हम दे नहीं सकते भाई, छोड़ो। तो दोनों लड़ गए तो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये लोग गए अटर्नी जनरल के पास, उसकी राय लेने की, आप बोलो क्या करना है। अब जो अटर्नी जनरल है उसको सैलरी कौन देता है? केंद्र सरकार, लेकिन बोला वो स्टेट के फेवर में कि नहीं, स्टेट को ये सब मिलने का हक है, क्योंकि जो कानून है उसमें ऐसा लिखा नहीं था कि कोरोना में आपको कम मिलेगा। या सब कानून का बना 2017 में, तब किसी को कल्पना थोड़ी थी कि ऐसा भी होगा। तो कानून क्या बोलता है, 14% ग्रोथ के हिसाब से जितना लॉस है वो सारा भरना पड़ेगा यूनियन ने स्टेट को। तो अटर्नी जनरल की ये राय है कि एज पर द फॉर्मूला इन द जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, यूनियन ने तो 2 लाख करोड़ देने चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई एक्सक्यूज लिखा नहीं है कोरोना का। अब क्या किया जाए? तो ले देखिए, फिर आप समझो कि अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन केंद्र सरकार हाथी खड़े कर दे, हमारी औकात ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट हवा में नोट तो छपवा नहीं सकता। तो फिर स्टेट क्या बोले, हमको 2 लाख करोड़ दे दो, यूनियन बोला था 97 करेंगे, फिर दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अराउंड 1.10 लाख करोड़ में ले दे के बाद खत्म करते हैं। तो बस वही है, उस चीज को हम कहते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन बैक टू बैक लोन स्कीम। अब समझते हैं ये बैक टू बैक लोन क्या है। कुल मिलाकर स्टेट्स बोले थे हमको 2 लाख करोड़ दो, यूनियन ने कहा 97,000 दे सकते हैं, फिर आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है 1.10 लाख करोड़ में मान जाते हैं दोनों। अब यूनियन के पास भी 1.10 लाख करोड़ तो है नहीं, तो उन्होंने आरबीआई को बोला देखो तुम मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करो, और फिर यूनियन ने मार्केट से इन्वेस्टर से पैसा लोन में लिया है, कितना 1.10 लाख करोड़, कितने ब्याज पे 5.19, और ये 3 से 5 साल में यूनियन गवर्नमेंट उन सब इन्वेस्टर को धीरे धीरे वापस करेगा। और फिर यूनियन ने यही पैसा कितना 1.10 लाख करोड़, यही ब्याज पे कितना 519 स्टेट्स को लोन में दे दिया है। इसको कहा गया बैक टू बैक लोन। बैक टू बैक का मतलब क्या, एक हाथ से जितना लिया 1.10 उतना दूसरे हाथ से दे दिया उसी इंटरेस्ट पे, इधर से लिया उधर दे दिया, बैक टू बैक लोन। आप कहेंगे कि भाई ये खेल क्यों किया, स्टेट्स को चाहिए था सीधा जाके इन्वेस्टर से लेते ना, पर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्क ज्यादा होता है, उसका क्रेडिट रेटिंग आएगा वो मान लो सी रेटिंग आए, तो फिर इन्वेस्टर के हमको तो 9% 12% ब्याज पे चाहिए। तो यूनियन ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों इशू की, क्योंकि यूनियन का रेटिंग अच्छा होता है, रिस्क कम होता है, तो इन्वेस्टर सस्ते ब्याज पे भी वो इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाए, इसलिए ये किया। अब दूसरी बात, आपने लोन दिया यूनियन को 1.10 लाख करोड़, वो स्टेट्स को गया, तो इसका मतलब स्टेट ने अल्टीमेटली 5% ब्याज के साथ 1.10 लाख करोड़ वापस भी तो करने, करेक्ट। आप कहें तो भाई ये कॉम्पेंसेशन कहां से हुआ, ये तो लोन हुआ ना, मुआवजा किसको बोलते हैं कि वो दिया तो वापस नहीं रिटर्न करना होता, ये तो लोन है तो कॉम्पेंसेशन का है।
कॉम्पेंसेशन है ऐसा कि देवगन गुटखा खाता रहे, आप गाड़ियां खरीदते रहे, मैं पेप्सी पीता रहूं, और इन सब पे जीएसटी कॉम्पेंसेशन से चढ़ता रहे। कब तक? 2026 तक। और इनमें से पैसा यूनियन लेता रहे, कितना लेता रहे? जब तक पूरा मैटर सेटल नहीं हो जाता। पूरा मैटर कब सेटल होगा? समझो, स्टेट्स क्या बोले, हमको 1.10 लाख करोड़ चाहिए, वो तो मिले नहीं, उल्टा इनको लोन मिला है वो वापस करना है, तो इनका अब तो घाटा 2.20 लाख करोड़ का हो गया। तो कुल मिलाकर लोन रीपेमेंट के लिए 1.10 लाख करोड़ प्लस 5% इंटरेस्ट, और जो कॉम्पेंसेशन के लिए चाहिए वो 1.10 लाख करोड़ तो है ही, वो तो लेना ही है। तो ये दोनों को कुल मिलाकर कितना? 2 लाख करोड़ और ब्याज। इतना सेस यूनियन जनता से लेती रहेगी, इनको देके ये पूरा गेम सेटल करेगी। ऐसा ही पूरा गेम है। जितना समझ आए तो बेस्ट है, नहीं समझ आए तो लोन नहीं लेना है। कुल मिला के बात क्या है कि पहले स्टेज पे यूनियन ने लोन दिलवा दिया कि भाई तुम अभी अपना चलाओ सरकार, क्योंकि पैसा तो यूनियन के पास भी नहीं है, और सेस एक ही बार में जनता से इतना तुरंत ले नहीं सकते, 2026 तक धीरे धीरे लेना। तो अभी आप लोन का 1 लाख रखो, ये लोन चुका देना, और हमने आपको कॉम्पेंसेशन भी 1 लाख देना था, तो मतलब 2 लाख का कुल मिला के गेम खेल रहे हैं, और वो असल में सेस की रकम से सेटल किया जाएगा। ये 2026 तक चालू रहेगा सेस लेना। ओरिजिनली 2022 में खत्म हुआ, मैंने आपको बताया 2017 से 5 साल तक चलना था। अब ये क्योंकि कोरोना के चलते 2 लाख करोड़ का और नया हो जाए, इसलिए इट विल कंटिन्यू टिल 2026। अभी मामला ठंडा हो गया है। ये वापस गर्म कब होगा? 2026 में जब डेडलाइन आएगी, तो कोशिश करना उससे पहले सिलेक्ट हो जाओ, वरना उस साल फिर नए नए इसमें लफड़े होंगे, तो बहुत सारे और टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ट्राई टू गेट सिलेक्टेड बिफोर दैट, ताकि ये और खिचड़ी दिमाग में लेनी नहीं पड़े। या आपके हैंड आउट में दिया है, जितना समझ आया था ठीक है, नहीं समझ आया तो जो समझ आया उतना ही कोई प्रसाद समझो। मूविंग ऑन। तो जीएसटी की बहुत सारी हमने मैकेनिज्म देखी, कुछ तो मैंने डिलीट कर दिया, 1% कैश पेमेंट करना था वो सब मैंने डिलीट कर दिया। अब कुछ बॉडीज के बारे में समझते हैं। एक बॉडी तो हमने समझी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? 3-3 महीने पे बैठती है, बहुत सारे ऐसे बर्निंग टॉपिक हैं उस पर कंटिन्यूसली स्टडी करना पड़े, तो जीएसटी काउंसिल कमिटी बना देती है, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। एक बार नितिन पटेल जो गुजरात के एक जमाने में डेप्यूटी सीएम थे, उनका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया कि रियल एस्टेट में जीएसटी के रिफॉर्म्स क्या लेते हैं। अभी भी नए नए ऐसे कमिटी बनती रहती है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमिटी। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है? जीएसटी काउंसिल के कुछ मिनिस्टर वो अलग अलग टॉपिक स्टडी करके रिपोर्ट देते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रियल लॉबी है, हमेशा वो लोग चाहेंगे कि जीएसटी के परसेंटेज उनके फेवर में रहे। अब मान लीजिए मिलेट मतलब जवार बाजरा, उसका बिस्किट है, तो बिस्किट पे सपोज 18% जीएसटी लगता हो, तो ब्रिटानिया वगैरह कहेंगे कि देखो ये तो जवार बाजरे का बिस्किट है, 18 नहीं, आप सस्ता कर दो 5% ताकि ग्राहक और खरीदे वगैरह, तो वो लॉबी करेंगे। अब लॉबी करेंगे तो वो सीधा फाइलें मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगी, फर्स्ट स्टेज में ऑफिसर्स उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं फिटमेंट कमिटी। फिटमेंट कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर, जो भी आईआरएस ऑफिसर वगैरह होंगे, वो ऐसी प्रेयर पिटीशन बिजनेसमैन उनको देंगे, उसको स्टडी करेंगे, हाँ या ना में कुछ सजेशन देंगे, फिर वो सजेशन जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगे, और फिर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है। तो दैट इज फिटमेंट कमिटी। तो जीओ हम देखा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, फिटमेंट कमिटी देखी। इसके बाद छोटी छोटी और कमिटीज। जीएसटी में हमने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो पहले एफिशिएंट नहीं था सिस्टम पूरा कैशबैक वाला। तो अगर डोमिनोज एक पिज्जा 199 में बेचता था जब एक्साइज और वैट सिस्टम थी, और आज की तारीख में जब ये जीएसटी में उसको मिल रहा है सिस्टम। फोन में साइलेंट पे इसलिए नहीं रखता क्योंकि इधर ही सर्वर में तकलीफ होती है, फोन करे तो मुझे पता चले। खैर वापस मैं आपको बताऊं, जीएसटी में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो मतलब जो टैक्स पे टैक्स चलता था, कास्केडिंग इफेक्ट थी, जिसके बारे में कल हमने देखा कि कैसे पूरे पहले कोचिंग वाला आपसे 1650 लेता हो, 1500 लेता हो, तो सस्ता होना चाहिए ना माल। जीएसटी आया तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, बिकॉज कंपनीज आर गेटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन फिर भी आप पाएंगे भाई, पहले भी डोमिनोज वाला 199 में पिज्जा देता था, अभी 199 में ही है, तो कस्टमर के लिए तो सस्ता तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये कंपनियां प्रॉफिटियरिंग कर रही है, मुनाफाखोरी कर रही है। इससे लड़ने के लिए जीएसटी के कानून में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी, जिसका नाम था नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ये लोग कैसे सब देखते हैं और कंपनियों को सजा करते हैं। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी काम क्या था कि जो जीएसटी आने के बाद भी जिसने अपना माल सस्ता नहीं किया, ऐसी कंपनियों पे एक्शन लेंगे। ओरिजिनल ये प्लान था कि 2017 से चालू करेंगे, तो सिर्फ 2 साल के लिए इस बॉडी को हम बनाएंगे। फिर हम अज्यूम करेंगे कि अभी ये सारे बिजनेसमैन की हेकड़ी चली गई है और सब सस्ते माल बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और एक्सटेंड किया, फिर भी अभी लगा कि और जरूरत है ऐसी कोई संस्था की, लेकिन इसको बंद कर दिया है। नाउ दिस इज मर्ज्ड विद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? पिलर 1C2 याद करो, या 1C3, कंपनियां के नीचे मोनोपोली डिओपोली सबसे लड़ता है, तो वो संस्था अब ये काम करती है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ये बॉडी तो बंद हो गई, उसका काम अब से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। जियो में डन, प्रॉफिटियरिंग इज डन, नेक्स्ट इज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अमूल कैमल मिल्क, आपका ये तो लेबल वाला ना, तो इस पे 5% जीएसटी चढ़े, लेकिन मैंने आपको बताया जो पास्चुराइज मिल्क है उस पे 0 जीएसटी है। तो ये इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देयर शुड बी 0 जीएसटी, ओके। लेकिन अमूल का ये कैमल मिल्क है, ऊंट का दूध, और इन्होंने लेबल चिपकाया कि कैमल मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट, इट हैज इंसुलिन लाइक प्रोटीन एंड इट इज यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन। तो उस लॉजिक पे अगर हम पूरा चार्ट देखें, तो डायबिटिक फूड सप्लीमेंट जैसे शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह पे तो 12% जीएसटी लगता है। तो प्रश्न होगा कि जब अमूल ये नया कैमल मिल्क लॉन्च करेगा, तो उसने कस्टमर से कितना टैक्स लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए या 12 लेना चाहिए? आपके उसमें क्या है, वो जाके आईआरएस ऑफिसर को पूछ लेना कि सर कितना टैक्स लेना है। पर ऑफिसर मुंह में दही दबा देगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा। वाई? क्योंकि उसका गेम होगा उसमें कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर अगर अमूल 0% जीएसटी चार्ज करे तो वो रेड कर देगा कि तुम टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो, और अगर वो 12% चार्ज करे तब भी रेड करेगा कि तुम टैक्स क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली केस करके रिश्वत लेनी है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि अमूल कंपनी ने किसी स्पेशल जज के पास जाना चाहिए और एडवांस में एक ऑर्डर लिखवा देना चाहिए कि आप बताओ कितना जीएसटी लेना है, ये हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो ऐसा जो जज होता है उसको हम कहते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। कि जब भी कंपनी को कोई टैक्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो इस जज के पास जाएंगे, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और वो अपना जो भी राय देगा वो बाइंडिंग होगा। वो उस कंपनी के लिए भी बाइंडिंग होगा और वो सब टैक्स ऑफिसर्स के लिए भी बाइंडिंग होगा। तो ये अगर बोले 12% जीएसटी तो सबको मानना पड़ेगा। इससे फायदा क्या? बाद में लिटिगेशन या मुकदमेबाजी ना हो, बाद में रेड और हैरेसमेंट ना हो, एक क्लैरिटी मिले बिजनेसमैन को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, फॉरेन इन्वेस्टर भी भारत की कंपनियों में आने में अट्रैक्ट हो। दीस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो ये हमने देखा जीएम प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अभी इसके बाद समझो 10 मिनट का ही काम है, तो लेट अस नॉट टेक अ ब्रेक, इसको खत्म करते हैं। जीएसटी में अब ऐसी और छोटी छोटी बॉडीज। देखिए जो जीएसटी भरना है किसको भरना है? हमने तो शॉपकीपर को दे दिया, शॉपकीपर ने उससे बड़े शॉपकीपर को दिया, और जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने भरना है। किधर भरना है? उसका ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है जीएसटीएन पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसको चलाने की एक कंपनी है जीएसटीएन नेटवर्क, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जस्ट लाइक एनपीसीआई था जो यूपीआई चलाता था, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी था। प्रश्न इसका मालिक कौन?
तो यूनियन गवर्नमेंट की 50% ओनरशिप है, सभी स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी जम्मू कश्मीर दिल्ली इन सबका 50% हिस्सा है बोल के इन्होंने ये कंपनी बनाई है। प्रश्न तो हर एक स्टेट का कितना परसेंटेज ओनरशिप है उतना पीएचडी अपने लिए काम का नहीं, विल नॉट वेस्ट टाइम। ये जो जीएसटी नेटवर्क कंपनी का काम क्या है, एक तो ये ऑनलाइन पोर्टल चलाएगा जहां पर सारे व्यापारी रजिस्टर करेंगे, जीएसटी भरेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, ई वे बिल जनरेट करेंगे। अभी पोर्टल है तो आप जानते हैं इसमें सब कोडिंग होगा ना, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह। तो ये जीएसटी पोर्टल जो कंपनी है उनको नहीं आएगा, उसके लिए किसी प्रोफेशनल कंपनी को रिक्रूट करेंगे। तो इन्फोसिस को असल में काम इन्होंने सौंपा है कि तुम इसका सब कोडिंग और सर्वर मेंटेनेंस और जो भी हैकिंग वगैरह ना हो ये सब आप ध्यान रखें। तो दैट इज इन्फोसिस। तो जीएसटी पोर्टल उसकी एक कंपनी है, उसके नीचे इन्फोसिस असल में उसका सब वेब डेवलपमेंट करती है। तो देखिए जीएसटी पोर्टल अलग है, ये एक बात हुई। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे लगती है तो पेट्रोल पंप मालिकों ने एक्साइज ड्यूटी सरकार में जमा करनी होगी, तो इसका भी ऑनलाइन पोर्टल है एसीईएस पोर्टल, तो ये पोर्टल हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम ड्यूटी, मैंने आपको बताया वो भी खत्म नहीं होता, चालू है, तो उसका अलग पोर्टल है स्विफ्ट पोर्टल। तो अभी 3 पोर्टल है, स्विफ्ट, एसीएस एंड जीएसटी। तो आपस में इनका डेटा सिंक्रोनाइज करना चाहिए ताकि कोई अगर रिवीजन कर रहा है 2 नंबर के काम कर रहा है उसको रेड कर सके। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट, इसका नाम है प्रोजेक्ट सक्षम। इट इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मतलब डेटा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पैरेलल इंडियन रेलवे वाले भी अपने प्रोजेक्ट सक्षम चलाते हैं, रेलवे एम्प्लॉइज को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। जब भी आप शॉपिंग मॉल से सामान खरीदते हैं तो वो कैशियर बारकोड से स्कैन करता है और उसके कंप्यूटर में सब पता चल जाता है कि शैम्पू है तो इतना जीएसटी, ये चीज है इसका इतना जीएसटी। तो कंप्यूटर को कैसे पता चल गया, इसका मतलब कि जो बारकोड है उसमें कोई कोड लिखा होगा, तो वो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को कोड दिए जाते हैं जीएसटी के सॉफ्टवेयर के अंदर। सर्विसेज के लिए तो सर्विस अकाउंट कोड और बाकी जो वस्तु है उसके लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, फुल फॉर्म हमको याद नहीं रखना है, एसएससी एंड एचएसएन, ये कोड से क्या पता चलता है कंप्यूटर या पोर्टल को कि ये वस्तु पे कितना जीएसटी। फॉर एग्जांपल जर्दा सेंटेड टॉबैको पे इतना है, तो स्कैन करेगा तो पता चल जाएगा, देन बिलिंग सिस्टम के लिए आसान रहता है। कुछ लोग ये कोड यूज नहीं करते तो सब सरकार ने बोला टाइट करेंगे, इसलिए कभी-कभी न्यूज़ में आता है, एक लाइन में याद रखिए। ऐसे कुछ और नंबर, पान कार्ड नंबर, जो भी इनकम टैक्स भरना है उन सब लोगों को पान कार्ड नंबर लेना पड़ता है, किससे लेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पान कार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो जो कंपनी ने जीएसटी भरना है उन्होंने जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कहां से लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम से वो लेंगे। आप याद करो कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है वगैरह वगैरह। तो कंपनी अपने नाम पे पान कार्ड नंबर भी ले सकती है और कंपनी अपने नाम पे जीएसटी नंबर भी ले सकती है, बिकॉज़ इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नॉर्मल ये होता है कि जो भी आपका पान कार्ड नंबर होता है, जैसे सुज़लॉन एनर्जी कंपनी का पान कार्ड नंबर है, तो उसका जीएसटी नंबर उसी के साथ लिंक्ड होता है। ये रेट जो लिखा है उसका पान कार्ड नंबर, उसके आगे पीछे कोड जोड़ोगे तो जीएसटी नंबर बन जाएगा। ये 24 है तो स्टेट का कोड होगा, ये 1Z8 है उसकी सब्सिडी का। ये हमारे लिए काम का नहीं है, हैंडआउट में हालांकि दिया है किसके वास्ते, जो स्टेट कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर और ऐसी सब तैयारी कर रहे हैं आप बाद में, देन यू शुड नॉट वेस्ट टाइम सर्चिंग हियर एंड देयर, वो सारा आपके हैंडआउट में दिया है। बाकी आईएएस के लिए इतना जनरल नॉलेज काम का नहीं, सो नीड नॉट वरी। हाँ, तो एसएससी और एचएसएन कोड, पान कार्ड, जीएसटी नंबर, आधार नंबर, उसका भी जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, वो देख लेना। लास्टली जीएसटी के फायदे नुकसान। देखिए जीएसटी में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो रतन टाटा उनको टाटा नैनो कार बनानी है तो कार डिजाइनर नौकरी पे रखना है, परमानेंटली जरूरत नहीं है। किसी जो भी फॉरेनर या लोकल है उसको बोल दो कि ये कार डिजाइन करने का इतना पैसा और इतना जीएसटी। जो भी स्टील खरीदा, रबर खरीदा, प्लास्टिक खरीदा, कांच खरीदा, हर एक चीज पे उनको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो हर चीज का इन हाउस प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बाहर से खरीद के असेंबल कर लेंगे जब भी उनको लगे ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उनको तो जीएसटी क्रेडिट मिल जानी है सब। तो इससे होता क्या है कि कंपनियां ज्यादा आउटसोर्सिंग करती है, जिसको हम कहते हैं एंसिलराइजेशन। उसके चलते माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वालों को और काम मिलता है और वो नीचे नौकरी पे लोगों को रखेंगे तो और जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो जीएसटी सिस्टम से मल्टीप्लाई इफेक्ट ऐसी बढ़ती है, गुण प्रभाव बढ़ता है, ये इसका एक फायदा है। तो जीएसटी प्रमोट्स एंसिलराइजेशन या आउटसोर्सिंग, द आंसर इज यस। दूसरा, जब जीएसटी नहीं था तो गाड़ियों पे क्या लगता होगा, स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाते थे, लेकिन वेट के रेट अलग अलग स्टेट में लगते। अब महाराष्ट्र से ऑडी कार खरीदो 12.5% वेट लगे, ओडिशा से खरीदो तो 14.5% लगे। तो आप समझो कि यहाँ पर परसेंटेज अलग है ना, तो आर्बिट्राज का सीन बनता है। आर्बिट्राज क्या था, शेयर मार्केट में देखा कि जब दो मार्केट में परसेंटेज अलग होते हैं तो लोग इधर से उधर टोपी पहनाएंगे। यहाँ पर बिजनेसमैन ये सोचे कि देखो 2% का डिफरेंस है, तो अगर मैं 1 करोड़ की लग्जरी कार खरीदूंगा तो ओडिशा से ना खरीद के महाराष्ट्र से खरीदूंगा, 2 लाख रुपए बच जाएगा और फिर मैं उसको ड्राइव करके भी ले जाऊँ तो मेरा तो 2 लाख का तो पेट्रोल जाना है नहीं। तो अल्टीमेटली महाराष्ट्र को बहुत वेट में कमाई होगी और ओडिशा के बिजनेसमैन ओडिशा से कुछ खरीदेंगे नहीं, तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट को कमाई नहीं होगी। तो दिस विल नॉट प्रमोट द रीजनल ग्रोथ। महाराष्ट्र को सारा टैक्स का पैसा है, ओडिशा के अंदर कोई टैक्स का पैसा नहीं जाए। तो ऐसा रेट आर्बिट्राज पहले होता था। रेट आर्बिट्राज मतलब क्या, दो जगह रेट अलग अलग थे तो बिजनेसमैन वहां से खरीद लेते थे। जीएसटी में ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, गाड़ियों पे लगता है 28% जीएसटी। अब आप उसमें स्टेट का हिस्सा है 14, तो महाराष्ट्र से खरीदो तो भी 14 है, ओडिशा से खरीदो तो भी 14 है। तो ओडिशा का बिजनेसमैन सोचे कि मुझे लग्जरी कार खरीदनी है, मैं इधर से खरीद लेता हूँ, क्यों उधर लंबा होना है। तो एज रिजल्ट व्हाट, अपन ओडिशा का कस्टमर ओडिशा में बैठ के खरीदे तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, तो वहां पर विकास ज्यादा होगा क्योंकि स्टेट के पास पैसा है तो वेलफेयर स्कीम चलेगा। तो जीएसटी हेल्प्स रिड्यूसिंग द रेट आर्बिट्राज एंड इंप्रूव्स द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ये सब करेक्ट एमसीक्यू के लिए। तीसरा, पहले मोबाइल 10,000 का बनाया तो सरकार का इस पे एक्साइज ड्यूटी लगी, मान लो 9%, तो मतलब 900 रुपए की एक्साइज ड्यूटी। फिर इसको बेचा जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का अब हम इस पे वैट लगाएंगे। तो वैट किस पे लगाएंगे, वो कहेंगे देखो 10,000 प्लस उस पे 900 रुपए एक्साइज, तो ये फोन का भाग 10,900, इस पे हमें 9% वैल्यू एडेड टैक्स चाहिए, तो वो कितना मांगेंगे 981, 10,900 रुपीज। तो कस्टमर अल्टीमेटली भरेगा कितना, 900 एक्साइज और 981 वैट, तो 1881 भरेगा। अब जो जीएसटी है उसमें फर्क क्या है कि जीएसटी में सेम बेस पे कंपटीशन होती है कि जो मोबाइल का बेस प्राइस है या मूल कीमत है 10,000 और मोबाइल का 18% जीएसटी, तो यूनियन का इस पे 9% जीएसटी, ओके तो 900 रुपए, स्टेट का 9% जीएसटी, तो वो भी 10,000 के ऊपर ही 9% है तो 900 रुपए। तो आप कितना भरेंगे 900 प्लस 900 1800, तो यानी आपके लिए 81 रुपीज सस्ता हो गया बिकॉज ऑफ द सेम बेस कंपटीशन। सेम बेस कंपटीशन, अतः ये भी याद रखना जीएसटी अच्छा क्यों है, बिकॉज इट हैज सेम बेस कंपटीशन। पहले क्या होता था, पुराने वाले टैक्स इसमें ऐड करके कुछ अलग गेम चल जाते थे तो बोझ बढ़ जाता था। अब ये तो ठीक है, और फायदे गिना, और फायदे गिने वो मींस की बोल बच्चन उसका एमसीक्यू बनता नहीं है, नुकसान गिना वो भी मींस की बोल बच्चन है, तो मींस का अलग कोर्स उसमें हम देखेंगे जिसकी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, एक्स्ट्रा दिवाली वगैरह इग्नोर करें तो पुरानी स्लाइड। आखिर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है कि हर जगह रेट मत करो, गुलाब का फूल भी दे दो उसने हेलमेट नहीं पहना तो कुछ जगह पर क्या किया जा रहा है। देखिए ऑफिसर ने आप पे जीएसटी का रेट क्या नोटिस भेजा तो फिर केस चलता है। केस चलता है तो उसमें फर्स्ट स्टेज पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो यूजुअली क्या, जो भी उसका डेप्यूटी कमिश्नर या ऐसा कोई आईआरएस ऑफिसर होगा, फिर उसके ऊपर आ जाओ तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उसका जो चीफ कमिश्नर होगा। उसके बाद सीधा जाना पड़ता था हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें दिक्कत क्या है, मान लो कोई व्यापारी राजकोट या जामनगर में है, तो गुजरात में हाईकोर्ट से अहमदाबाद में ना तो लंबा हो जाएगा आने जाने में। तो सरकार ने कहा हम बीच में एक और लेयर बना देते हैं जिसको कहा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटीएटी।
उस पे आपको नहीं मजा है तो हाईकोर्ट पे जाना। तो फायदा क्या है कि जो व्यापारी थे जिनको, क्योंकि हर एक स्टेट में ऐसे दूर-दूर तक कहाँ हाईकोर्ट पे जाए, तो उसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए एक और बॉडी बनाई गई बीच में, हाईकोर्ट से नीचे। पहले जीएसटी में आपको सीधा जेल में फिट कर देते थे। अब सरकार ने किया डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब कि सिर्फ पेनल्टी भरो, जेल में नहीं फिट करेंगे। तो 2 करोड़ तक का इवेजन किया है, तो 2 करोड़ से कम का तो जेल में फिटने के, आप जुर्माना भरो, छोड़ देंगे। ऑफिसर को रेड करने से आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया, एविडेंस में छेड़छाड़ की, उसमें पहले जेल होती थी, अब जेल नहीं करेंगे, सिर्फ जुर्माना चढ़े। इससे फायदा क्या, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। अब आपके अपन वो ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, एविडेंस टेम्पर कर रहा था, तो उसके वास्ते तो जेल में फिट करना चाहिए ना। कि नॉर्मली व्हाट विल हैपन कि जो ऑफिसर है उसको ब्राइब चाहिए हो, तभी वो आप पे ऐसे झूठे केस करता हो, ये भी तो सीन बन सकता है। तो सरकार ने ये सोचा फालतू में जेल में भेजेंगे तो ज़्यादा लंबा लड़ाई लगेगा कानून की, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो, तो आपस में मानवी कर लेना, फाइन लेके छोड़ दो। वो क्यों ऐसा है, उसमें हम जाएंगे नहीं, सफिशिएंट टू नो कि देयर इज डीक्रिमिनलाइजेशन, छोटे-छोटे मामले में जेल में फिट नहीं करेंगे। बस तो खेल खत्म। पिलर 2A1 इनकम टैक्स खत्म, पिलर 2A2 जीएसटी खत्म। अगली बार मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो हम फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, सब्सिडी, फिजल एफिशिएंसी, ये सब समझेंगे। अभी आप समझो, ये सोमवार या तो अभी बुधवार को, माफ कीजिए, गुरुवार को वापस मिलेंगे, पर वो अलग कोर्स में मिलेंगे, दैट इज फॉर मेंस। तो प्रीलिम का चल रहा है जिसमें आप अभी हैं, ये पीसीबी 12 ये बंद नहीं हुआ है, इसमें वापस आएंगे, इसमें पिलर 1 खत्म हुआ, पिलर 2 थोड़ा खत्म हुआ, बाकी भी खत्म है, वो सब करेंगे। थर्सडे को मिलेंगे, वो मेंस का कोर्स होगा, क्यूईपी 5। तो पिंग पोंग चलते रहेगा। तो अभी गुरुवार को मिलेंगे तो पिलर 1 का मेंस का पढ़ेंगे, फिर वापस प्रीलिम का, ये पिलर 2 खत्म है, फिर प्रीलिम के बाद मेंस का पिलर 2 पढ़ेंगे। मतलब अभी दिसंबर तक ये सब हम निपटा ही देंगे, दोनों ही स्ट्रीम में, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ विल बी कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर, ऐसी मेरी कोशिश है। तो इसकी आप चिंता ना करें। 2 कोर्स मैंने अलग क्यों किए हैं, ताकि प्रीलिम की अगली रात सिर्फ प्रीलिम का हैंडआउट देखना है, मेंस का हैंडआउट नहीं देखना, और मेंस की अगली रात सिर्फ मेंस का हैंडआउट देखना है, प्रीलिम का हैंडआउट नहीं देखना है। ये कारण। दूसरा, 2 अलग किए, उससे आप एफिशिएंटली बैकलॉग को भी मैनेज कर सकते हैं। मेरा इधर इतना तक प्रोग्रेस है। कुछ ऐसे भी होंगे अभी तक देंगे, फिर बाकी का आपने क्या करो, तो दूसरे भी बैच में आपको बीच में से ड्रॉप इन ड्रॉप आउट करना है, तो ये पिलर और 2 प्रीलिम मेंस के अलग कोर्स हैं, इट इज मोर एफिशिएंट, मॉड्यूलर हो जाता है सब। लेकिन मेरी आप सबको सलाह है कि मेंस का भी कोर्स पैरेलल आप खत्म करें। पिलर 1 का मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, प्रीलिम्स का पढ़ लिया, अभी मेंस का पढ़ेंगे इस हफ्ते, गुरु शुक्र शनि रवि। उसको आप स्किप ना करें। उसका कारण ये है, मेंस के कोर्स में मेंस की टेस्ट होती है, जिसमें आप टेस्ट लिखेंगे, उसका फोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करेंगे, जो इवैल्यूएट होगा। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो 20 दिन का डेडलाइन रहता है, कि जब भी मेंस का मॉक टेस्ट हुआ मेरा, उसके 20 दिन के भीतर आपने उसके जवाब अपलोड करें, तभी वो इवैल्यूएट होते हैं, वरना वो नहीं करते। आपका ऐसा क्यों? उसका कारण समझो। सपोज एक एक पेपर चेक करने के लिए जो लोगों को काम पे रखा हो, उनको महीने की सैलरी मिलती हो, अब पब्लिक को, मतलब स्टूडेंट्स को उनके हवाले छोड़ दिया जाए, तो वो तो आलस में क्या पूरा महीना टेस्ट ही ना दे। तो हमने जिनको नौकरी पे रखा, उनको सैलरी का भी तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? और आप पे भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं? आपने ज्वाइन किया तो मेंस का टेस्ट तो लिखो। तो देन देयर हैज टू बी सम रूल। इसलिए रूल है कि 20 दिन के भीतर आप अपलोड करें, तभी चेक होगा, वरना नहीं चेक होगा। हाँ, तो वो आप खत्म करना, ताकि आपका क्या दिसंबर तक प्रीलिम और मेंस दोनों का इकोनॉमी निपट जाए। उसके बाद तो समझो फरवरी में बजट का कुछ अपडेट है, उतना करना है। वो मैं फ्री में करूँ 25 सीरीज। तो दिस सब्जेक्ट इज सेटल्ड। बाकी भी सब्जेक्ट में भगवान की मेहरबानी, अपने पास अच्छे-अच्छे सब टीचर्स हैं, सुदर्शन सर हैं, प्रतीक सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, इंग्लिश मीडियम में भी शर्मा सर और उनकी पूरी टीम है, मधुकर सर हैं, हिंदी मीडियम में उनकी पूरी टीम है। तो जिधर भी जो आपको ठीक लगते हैं टीचर्स, जिनसे आपको मजा आता है, उनसे आप पढ़ के खत्म करो। पहले ये सब बिखरा-बिखरा मुश्किल था। यूजुअली इन मोस्ट कोचिंग क्लासेस व्हाट हैपेंस, एक आध टीचर के चेहरे पे वो चलता हो, पर बाकी सब्जेक्ट के टीचर उतने जोरदार ना हो। अब बड़े-बड़े कोचिंग क्लास में देखें, अनअकैडमी के अंदर अच्छी बात ये है कि सभी सब्जेक्ट के आपके पास अच्छे टीचर्स हैं। अपने अपने हिसाब से एवरी स्टार इट्स की अपनी गैलेक्सी होती है। आप ये भी ना उम्मीद करें कि सब लोग मेरे जैसा ग्राफिक्स या मीम बनाएँ, पर वो भी बेस्ट ही पढ़ा रहे हैं कंपेयर टू मेनी पीपल इन द एंटायर इंडस्ट्री। तो आपको बस क्या है, पढ़ना है, खत्म करो। सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, 2-3 बड़े सब्जेक्ट जीएस के पकड़ो, एक ऑप्शनल पकड़ो, दिसंबर तक सब निपटाओ ऑप्शनल, फरवरी तक जीएस निपटाओ, रिवीजन करो मार्च अप्रैल मई में, और कुछ है नहीं। तो आप काम करिए, आप पढ़ाई करते रहिए। जो अब टेस्ट होंगे तो देखिए, मंगलवार को 2A1 मतलब इनकम टैक्स वाला हैंडआउट, बुधवार को 2A2 मतलब ये जीएसटी वाला हैंडआउट होगा। रट के आना, वरना मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर टैक्स ही है, कंसेप्ट तो कम है। बुधवार को मैं सब डाउट अपलोड कर दूंगा, गुरुवार को मिलेंगे, पर वो मेंस का कोर्स होगा। तो गुरु शुक्र शनि रवि मेंस पढ़ेंगे, इसके लिए पिलर 1 के लिए मनी बैंकिंग फाइनेंस। तो 3 से 6 अक्टूबर वो कहानी चलेगी, फिर 10 अक्टूबर गुरुवार होगा वापस, तो प्रीलिम का पिलर 2, ये जो बाकी अभी फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, वो फिर ऐसे पिंग पोंग चलता रहेगा, फिर मेंस का पिलर 2 करेंगे, फिर वापस 3। इन शॉर्ट माय टारगेट इज टू फिनिश थिंग्स बाय दिसंबर। आपको बस डिसिप्लिन से पढ़ना है और कोई लोड नहीं, जरूरत नहीं। आई एंड क्लास हियर, सी यू अकॉर्डिंगली इन द कमिंग डेज।